और मार्केट के एक्शन पर नजर रखिएगा। आज का बड़ा इवेंट या फिर इस हफ्ते का जो बड़ा इवेंट था वो यही था कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली थी और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में रेट्स में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हाँ, स्टांस धीरे धीरे करके बदलता हुआ दिखाई देगा। अकोमोडेटिव स्टांस को थोड़ा सा टेपर ऑफ करेंगे, यानी कि आरबीआई दरअसल एक माहौल बना रहा है और एक बेस बना रहा है आने वाले समय में दरें बढ़ाने का। इन्फ्लेशन का टारगेट बढ़ाया गया है, ग्रोथ का टारगेट घटाया गया है और ये दिखा रहा है, पूरा संकेत दे रहा है कि यहां से अब ब्याज दरें बढ़ना तय है। ग्रोथ पर नजरें हैं, लेकिन ज्यादा जो इस समय इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिससे जूझने की जरूरत है वो है महंगाई, और उसी पर अब पूरा फोकस रहने वाला है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद हमने बीच में देखा था मार्केट में रिकवरी आई, फिर प्रेशर देखने को मिला, लेकिन अगर अब आप ध्यान दें निफ्टी की चाल पर और निफ्टी बैंक की चाल पर, सेंसेक्स आप देखेंगे 450 पॉइंट ऊपर डे हाई पर है। 17,800 के तरफ एक बार फिर निफ्टी बढ़ रहा है। इनफैक्ट इस समय हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे 17,795 के लेवल्स पर हम खड़े हैं। दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी बैंक भी देखें, ये भी अपने डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ 37,800, इनफैक्ट इसने कुछ ही देर पहले ऊंचाई छुई और उस लेवल पर इस समय खड़ा है। तो 200 पॉइंट ऊपर आपका निफ्टी बैंक है। निफ्टी में 150 अंकों तक की बढ़त और 300 पॉइंट का इजाफा। अब डिसाइडिंग फैक्टर यही होगा, अगर हम 17,800 के पार जाकर टिकते हैं तो अगले हफ्ते के लिए एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा और भी बुलंद और भी तेजी का। याद रखिएगा, किक ऑफ करेगा रिजल्ट सीजन फुल फॉर्म में मंडे ऑनवर्ड्स टीसीएस के नतीजे जो आने वाले हैं। वीरू, सुबह में हमने एक रेंज की बात की थी, नीचे की तरफ 17,600, ऊपर की तरफ 17,800। क्या अब भी आप 17,810 का इंतजार करेंगे या फिर 17,800 के करीब 17,790 के आसपास तेजी का ट्रेंड जोर पकड़ सकता है और कॉन्फिडेंटली लॉन्ग ट्रेड लें? जी हाँ, देखिए हर्षदा, गुड आफ्टरनून। और सुबह मेरी अप्रोच थी कि इंस्टीट्यूशनल फिगर्स काफ़ी, अगर आप देखिए, नेगेटिव हैं, काफ़ी नेगेटिव हैं और हायर लेवल्स पे सेलिंग आएगी। और मैंने सुबह सुबह के लिए, अगर आप देखिए, प्री पॉलिसी एक सेल एंड राइज की अप्रोच रखी थी। सुबह शॉर्ट्स पे अगर आप देखिए अच्छा पैसा मिला। हर्षदा, सुबह ओपनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई लेकिन हम सिंक हुए। जरा प्लीज़ निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा। और पोस्ट पॉलिसी मेरी अप्रोच थी कि अगर पॉलिसी टफ नहीं रही और बहुत हार्ड कमेंट्री नहीं रही तो बाजार पुल बैक भी देगा। आज तक एक चीज नोट करके रखिएगा बस, कि कल का लो और आज का लो एज पर टेक्निकल्स सिमिलर है। क्या है वो लो? दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो 10 डे में है और अभी हमें निकालना है 17,800, जो कि कॉल राइटर्स के जो 3 स्ट्राइक्स हैं, 17,800, 900 और 18,000। इन 3 स्ट्राइक्स का सबसे बड़ा कॉल राइटर जोन जो खड़ा है वो आपके स्क्रीन पे खड़ा है 17,800। मैं आपको दिखाता हूं, इनफैक्ट कॉल्स और पुट्स के स्टेट्स दिखाता हूं, फिर आपको एग्जैक्टली अगर आप देखें बिलीव होगा कि ये कर क्या रहा है बाजार। आप ये देखिए, 18,000 की स्ट्राइक में 53 लाख और लुक एट 17,800, 54,61,000 शेयर्स का आउटस्टैंडिंग हुआ है। दैट्स ह्यूज। लेकिन आप एक चीज और भी दिख रही है आपकी स्क्रीन पर कि इंट्राडे में पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखिए। आप देखिए ओआई चेंज कॉल्स वर्सेस पुट 17,600 यानी आज का इंट्राडे लो, 17,600 यानी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पे 31 लाख पुट बिची हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि शॉर्ट पे पैसा अब तब बनेगा जब आप आज और कल का लो यानी 17,590 और 600 का जोन जब तक नहीं वॉलेट करते, शॉर्ट पे पैसा नहीं बनेगा। और अभी भी 17,800 की कॉल 36 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती, 17,800 की कॉल 54 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। बाजार में थ्रस्ट फ्रेश मूव तभी आएगा जब आप स्पॉट को उस लेवल को निकाल देंगे। तो लॉन्ग अबव 18,000 या फिर आप 17,800 की कॉल ले सकते हैं इस व्यू के मुताबिक। रही बात हर्षदा बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ज्यादा बड़ी तेजी के लिए पॉइज्ड है। अभी नीरज जी से मैं बात यही कर रहा था कि बैंक निफ्टी सुबह की कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, जब तक कल का लो वॉलेट ना हो शॉर्ट ना करिएगा। और आप देखिए हर्षदा, हल्का सा स्टांस आरबीआई का परिवर्तन हुआ, बट स्टिल बैंक निफ्टी ने कल के लो को वॉलेट नहीं किया और 37,700 के ऊपर अब 100 पॉइंट मिल चुके हैं। और यकीन मानिए अगले 90 मिनटों का अगर आप देखें क्रक्स जो है वो है बैंक्स और बैंक्स। 37,800 है, 38,100, 38,200 की ट्रैजेक्टरी में हर्षदा बैंक निफ्टी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बैंक से फोकस कीजिएगा और 17,800 के बाद करीब 70-80 पॉइंट का मूव स्विंग पॉसिबल है। हर्षदा, ओवर टू यू।
तो ऊपर की तरफ ऑफ कोर्स अब नजरें और कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज की इस पुल बैक में कुछ ट्रेड्स हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं और बहुत ही तगड़ी तेजी देखने को मिली है। इसमें सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे आपके लिए ग्रासिम का स्टॉक, जहां पर हमने देखा इनफैक्ट 11:30 बजे के आसपास खरीदारी इसमें शुरू हुई। 3.5% ऊपर था, 5% के गेन्स आ चुके हैं। टॉप 10 ट्रेडेड काउंटर्स में है ये निफ्टी के। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी खरीदारी 4 से 5,000 रुपए प्रति टन दाम बढ़ाए हैं। चोला फाइनेंस, क्योंकि हमने देखा चोला फाइनेंस और चोला इन्वेस्टमेंट दोनों पर नजरें होनी चाहिए क्योंकि ओवरऑल कमेंट्री काफी स्ट्रांग रही। गोदरेज कंज्यूमर 6% ऊपर, कल 4% की तेजी दिखाने के बाद तो 2 दिन में 10% भागा है शेयर। हालांकि मंदी के तरफ के ट्रेड्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, कहां पर आज थोड़ी सी पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। तो सिप्ला में एक मंदी का ट्रेड सुबह में आया था, 2% नीचे है। मारुति सुजुकी में देखिए हल्का सा दबाव। आरबीएल बैंक में हम देख रहे हैं 6.5% तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आज कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ये मार्केट का मूड माहौल है। और सेक्टोरली आप गौर करिएगा, एक तरफ बैंकों में खरीदारी हुई है, मेटल्स में खरीदारी हुई है, एफएमसीजी काउंटर्स में खरीदारी हुई है और साथ ही साथ डिफेंस से जुड़े हुए स्टॉक्स ये आउट परफॉर्मर्स है। मिसाल के तौर पर भारत डायनामिक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्या रन देखने को मिला है इसमें। 13% का उछाल सिर्फ आज के सत्र में, 13% की तेजी। आज दरअसल 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स पर ट्रेड देखने को मिला है और इस हफ्ते की अगर आप बात करें तो 23% ऊपर है काउंटर, यानी कि पूरे हफ्ते में 10% और आज अकेले 13% की तेजी। एंड ईयर टू डेट 80% के रिटर्न्स। तो ऐसे भी कुछ ट्रेड्स पर बात होगी। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ने वाला है। कोलकाता से राजेश अग्रवाल फंडामेंटल नजरिया देंगे। प्रकाश गावा हमारे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम में। राजेश सातपुते, आशीष चतुर्मोता, समित चौहान के साथ असित बरनपति गुड़गांव से जुड़ने वाले हैं। मानस हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और आशीष बहेती भी है जो आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज के सुनील काटके हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे एक पर्सपेक्टिव लेंगे कच्चे तेल पर। कच्चा तेल हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि आरबीआई ने एक्नॉलेज किया है अब इनकी मैथमेटिक्स के लिए, स्पेशली जो जीडीपी के लिए उन्होंने कैलकुलेशन किया है, कच्चे तेल का बेस अब वो $80 नहीं $100 लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा भी जुड़ेंगी। तो ये सब हमारे साथ जानकार जुड़ने वाले हैं, सबसे डिटेल में होगी बातचीत। लेकिन पहले इंडेक्स पर एक ट्रेड हमारे जानकारों की तरफ से। इनफैक्ट पॉलिसी के ठीक पहले आशीष चतुर्मोता हमारे साथ थे, उनको भी जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल असित बरनपति और राजेश सातपुते स्क्रीन पर दिख रहे हैं, गाबा साहब भी जुड़ गए हैं, मानस भी है, आशीष बहेती भी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मानस, तेजी के ट्रेड्स के पक्ष में सुबह में तो नहीं थे, लेकिन प्री पॉलिसी नहीं थे, उसके बाद मार्केट में जो रुझान तेजी का बना है 17,820 का लेवल और 17,810, इसकी कमेंट्री आपको याद होगी कि चर्चा यही हुई थी, इसके ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट्स पूरे कवर होंगे। क्या वो स्क्रीन पर अब और जोर पकड़ने वाला है इंडेक्स का मूव? बिल्कुल, देखिए एक चीज तो देखने को मिली कि निफ्टी ने 17,600 के लेवल्स को ब्रीच नहीं किया। 2 बार वहां पर सपोर्ट लेने के बाद फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि कल के जो हाईज हैं वो निफ्टी ने ब्रीच कर दिए हैं, तो उसको देख के लगता है कि जो करेक्शन का दौर था वो कंप्लीट हो गया है और अब फिर से एक रैली देखने को मिलेगी जिसमें वापस जो पिछले हाईज मेरे ख्याल से 18,175 के आसपास के हाईज थे वो वापस टच हो सकते हैं। इसलिए अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने का स्कोप है। करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो 17,675 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट सेट करने हैं करीब 18,100 के, और जो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले 2 दिनों में निफ्टी टेस्ट कर सकता है। तो ये आप ट्रेड ले सकते हैं और अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो प्रेफर करूंगा मैं कि एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ट्रेड किया जाए। 17,800 का कॉल ऑप्शन वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लास्ट एक्सपायरी की जो 28 अप्रैल को है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 330 रुपए के भाव चल रहे हैं उस ऑप्शन के। स्टॉप लॉस आपको रखना है 280 रुपए के नीचे, लेकिन ऊपर की तरफ 450 रुपए के भाव इस कॉल ऑप्शन के 17,800 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। 17,800 की कॉल आप ले सकते हैं, जो व्यू अभी एक्सेल में आपसे शेयर कर रहा था, लेकिन मैं वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, याद रखिएगा वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन अब आइए जरा एक ठीक 9:24 पे एक बाजार में पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया और वो था रिलायंस ने क्रिएट किया। देखिए मैं संडे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन ये वो हैवी वेट था जिसने निफ्टी के सुबह सुबह डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट किया।
आपकी राय राजेश सतपुते जी, देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, बट द क्रिटिकल थिंग इज दैट एग्जैक्टली आज का लो 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है. दैट्स होल्ड वेटेज फॉर रिलायंस एटलीस्ट. अब रिलायंस अगर आप देखें, ये वो सुबह का पुलबैक एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल में कन्वर्ट हो गया है. आपका टेक रिलायंस पर और आपका कॉल इस वक्त का? वीरेंद्र जी बिल्कुल सही. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन. वीरेंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा. आज के पुल बैक में रिलायंस का योगदान जबरदस्त है और मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे पुल बैक हो रहा है, इसका टारगेट कम से कम 2660 से 2680 होगा. तो अगर आपको ट्रेड ही लेना है रिलायंस में, तो आप एटीएम कॉल ऑप्शन जो करीबन 80-82 के आसपास मिल रहा है, 2600 का कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करें, इन द मनी में ट्रेड करें, तो आपको रिटर्न्स तुरंत मिलेंगे या तुरंत दिखेंगे. सो 2600 का कॉल ऑप्शन 80 के आसपास यहाँ पे मिल रहा है, तो इसे बाय करें. स्टॉप लॉस आप 15 रुपए का रखें, टारगेट सेट करें 110 से 120 का. तो यहाँ पे रिलायंस जो है मुझे लगता है मूव को लीड करता रहेगा. वीरेंद्र जी रही बात मेरी कॉल्स की, तो देखिए मेरी नजर है HDFC एंड HDFC बैंक्स पे. इस पे मैंने सुबह भी टिप्पणी की थी कि और मुझे HDFC बैंक इन पर्टिकुलर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. देखिए HDFC बैंक में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है, करीबन 1700 के लेवल से लेके करीबन 1500 का लेवल. और 1500 का जो लेवल है ये कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है, तो ये लेवल इतना जल्दी टूटेगा नहीं. ये मेरा एक सुबह का मानना था और अभी तक तो सब ठीक चल रहा है. तो 1500 का जो लेवल है, तो मैं इसी लेवल पे ऑब्वियसली यहाँ पे बाय रिकमेंड कर रहा हूँ. 1520 और 1500 ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, तो बाय HDFC बैंक. स्टॉप लॉस जो रखना है आपको 1500 का रखना है, और जो टारगेट मुझे लगता है, जो रिलीफ रैली लगता है HDFC बैंक में, वो कम से कम 1585 तक आएगा. और देखिए इसका डिस्क्लोजर ये है कि ये कॉल जो है हमने इस लेवल के आसपास जब आया था तब हमने क्लाइंट के साथ इस कॉल को साझा किया है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है. तो HDFC एंड HDFC बैंक बोथ आर लुकिंग गुड एट दिस लेवल. HDFC और HDFC बैंक दोनों में एक्शन, और HDFC बैंक दरअसल 1500 के लो को टेस्ट करके अब 1519, 1520 के आसपास इस पुल बैक में 1585 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे. ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट. साथ ही आशीष चतुर्मोता जुड़ गए हैं, और पॉलिसी के ठीक बाद जैसी पॉलिसी अनाउंस हुई थी और हम हमारे जानकारों से विश्लेषण ले रहे थे, तब आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ थे उस समय. वीरू, तब उन्होंने कहा था कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में तेजी करनी चाहिए, और उस पर मैं इनफैक्ट आशीष की राय लूंगी, क्योंकि आशीष तब से लेकर अब तक देखिए एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है. लगभग 270 से 280 अंक ऊपर निफ्टी बैंक है, और निफ्टी खुद करीब 180-200 पॉइंट बढ़ चुका है. तो उन ट्रेडर्स के लिए अब क्या सलाह होगी? ट्रेड कैरी करना है अगले हफ्ते के लिए भी? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र. बिल्कुल जैसे हर्षदा जी हमने बात की कि निफ्टी जो है वो 18,050 से 18,100 की ट्रेजेक्ट्री में बढ़ेगा, और तब निफ्टी 17,720-30 के लेवल के आसपास चल रहा था. तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि 4 दिन की डिप हमें देखने को मिली, और ये एक अप ट्रेंड के अंदर की डिप हमें देखने को मिली थी विद लो वॉल्यूम. और जैसे ही पॉलिसी आई उसके बाद, जैसे हम कहते हैं बाजार एक डिस्काउंटिंग मशीन है, तो उसी फिनोमेना को फॉलो करते हुए उस न्यूज को एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद में अपने मेन ट्रेंड की तरफ बाजार बढ़ चुका है. तो मेरा मानना है कि 18,100 इस अपमूव के अंदर में आ सकता है, तो अपने ट्रेंड को बिल्कुल राइड कीजिए. इनफैक्ट थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहां पर भी अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाइए. 17,800 मेरे हिसाब से अब एक स्टॉप लॉस होगा, जिसके साथ निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए. 18,100, 18,150 के लेवल इस अपमूव के अंदर में निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे. साथ ही साथ बैंक निफ्टी में मेरा मानना है, जैसे हमने कहा था कि 38,700 तक की अपसाइड, जब सुबह हमने बात की तब 38,700 की लेवल की बात की थी, करीब 1000 पॉइंट की रैली को एक हमने डिस्कशन किया. मेरे हिसाब से यहां से 600 से 700 पॉइंट की रैली करंट लेवल से भी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नजर आ सकती है. 37,800 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी के अंदर भी एक लॉन्ग ट्रेड करंट लेवल्स पर लिया जा सकता है. जहां तक कि मेरा 2 बजे का ट्रेड का सवाल है, तो मैं बजाज फाइनेंस के साथ जाऊंगा. मेरे हिसाब से 7340 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए. 7550, 7600 के लक्ष्य बजाज फाइनेंस के स्टॉक के अंदर देखने को नजर आ सकते हैं. बजाज फाइनेंस में एक तगड़ी तेजी देखने को मिलेंगी. 7560 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में. देखिए 1.5% ऊपर दरअसल वो काउंटर आज ट्रेड दिखा रहा है. असित बरनपति को भी जोड़ लेते हैं. असित, प्री पॉलिसी कोटक और ICICI बैंक पर आपकी नजरें थी. कोटक 1% ऊपर और ICICI बैंक 1% ऊपर. बताइए नया ट्रेड इस घंटे के लिए क्या है?
गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन द पैनल। मेरे हिसाब से निफ्टी 17,900 का कॉल जो अभी 125-30 के रेंज में चल रहे हैं उसको हम स्टैगर्ड बेसिस में एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 80 रुपीज फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 180। फर्स्ट टारगेट मे बी अराउंड 200 टाइप्स। माय सेकंड स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड वुड बी रिलायंस। रिलायंस में जिस हिसाब से मूव आया है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2620 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 2680। मुझे लगता है कि रिलायंस एंड द बैंकिंग private banks will definitely give lot of support to the index. मेरा call in fact HDFC Bank और Bajaj Finance ही था, but my panelists have already given, so basically I would go with Reliance and Nifty का call. ओके, रिलायंस अगर आप देखें और निफ्टी का 17,900 का कॉल आप ये होल्ड करें। ओएनजीसी ने कर्मचारियों के लिए करीब ओएफएस में 9 से 11 अप्रैल तक खुलेगा, जिसमें कर्मचारियों को करीब 159 रुपए के भाव पर अगर आप देखें ओएनजीसी के शेयर आवंटित किए जाएंगे। ओएफएस के जरिए कर्मचारियों के लिए पुल से खुलेगा और 159 रुपये मेरे ख्याल से जो मेरा देखा हुआ प्राइस था उस पर अगर आप देखें कर्मचारियों को ये 94 लाख शेयर ऑफर करेगी सरकार कर्मचारियों को ओएनजीसी के। खैर, ओएनजीसी अगर आप देखें आज डे हाई पर 2% ट्रेड करता हुआ ऊपर, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज कुछ देर में इनफैक्ट हम डिस्कशन करेंगे भी ये, और एक डेडिकेटेड डिस्कशन क्रूड पे होगा भी। ओएनजीसी को शायद लॉन्ग साइड पे ट्रेड ना करते कंसिडरिंग क्रूड, बट क्रूड एक फैक्टर है, डेफिनेटली है, जिस पर शायद इंडियन मार्केट्स रिएक्ट करते हुए। जरा प्लीज नाइमेक्स और ब्रेंट रखिएगा स्क्रीन पर। आशीष चतुर्मुथा जी, देखिए ओएनजीसी को तो शायद मैं आई थिंक खबर ठीक है अगर आप देखें, लेकिन मैं अवॉइड करता क्रूड को देखते हुए। क्रूड ने 50 डेमा 21 दिसंबर 2021 के बाद पहली बार वॉयलेट किया। जरा बर्जर रखिएगा स्क्रीन पर और साथ ही साथ आप रखिएगा एक बार एशियन पेंट्स। आशीष, एशियन पेंट्स में देखिए क्लासिकल बेस सारे एवरेजेस को तोड़ के बाहर निकलता हुआ, और एक और चीज़ आप देखिए इसके जरा आप वॉल्यूम्स को देखिए, धीरे धीरे अगर आप देखें ऊपर जाते हुए, और ये कल के हाई को क्रॉस करता हुआ इस वक्त। यस, एग्जैक्टली कल के हाई को क्रॉस कर चुका है। आपकी अप्रोच एशियन पेंट्स पे क्या होगी? क्या ये एक ऐसे मोमेंटम में आ चुका है जिसमें कम से कम नहीं तो 3300 तक का स्विंग दे दे स्टॉक? बिल्कुल, आपने बहुत सही लेवल पे इसको आइडेंटिफाई किया, और इनफैक्ट शॉर्ट टर्म जो इंडिकेटर्स हम देखते हैं उसमें भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट अभी के सत्र में मिला है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल 3300 तो शॉर्ट टर्म टारगेट आएंगे, बट जिस तरह का सेटअप बन रहा है उसको देखते हुए मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा स्टॉक आने वाले 3-5 दिनों में 3400 रुपए तक के लेवल्स को भी आपको दिखा दे। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 3190 का स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग बेट एशियन पेंट के अंदर लेना चाहिए। 3300 की शॉर्ट टर्म टारगेट और 3400 के थोड़े से पोजिशनल टारगेट मैं समझता हूँ एशियन पेंट के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। आपने बर्जर पेंट की बात की, बर्जर पेंट में भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट वीरेंद्र नजर आ रहा है। यहाँ पर 732 के स्टॉप लॉस के साथ 760 765 की एक इमीडिएट अपसाइड बर्जर पेंट के स्टॉक में भी नजर आती है। ओके, तो बर्जर पेंट्स 762-65 की अपसाइड, एशियन पेंट में भी एक अच्छी खासी तेजी। इनफैक्ट एशियन पेंट अगर आपने वो ट्रेड नहीं लिया, खास तौर से जब मार्च के महीने में क्रैक देखने को मिला था, फरवरी के महीने में राधा वो क्रैक देखने को मिला था, तो एक बड़ा मिस है। वीरो उन लोस के बाद क्या रिकवरी दिखाई है इस पर्टिकुलर काउंटर ने, और यहाँ से फिर स्काई इज द लिमिट वाली स्थिति एक बार फिर उभर कर आती हुई 3400 का अगला टारगेट आ रहा है। अच्छा, अब ट्रेड्स कुछ बाकी हैं, गावा साहब के, आशीष बहेती के, मानस का भी ट्रेड बाकी है, तो फटाफट पहले वो निपटा लेते हैं, फिर स्टॉक स्पॉटिंग पर फोकस करेंगे। गावा साहब बताइए इस घंटे क्या करना है? इस वक्त स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है JSW स्टील। बहुत अच्छी तेजी, सुबह हमने बात की थी, हमने कहा था 745 के ऊपर ट्रेड मिलेगा तो फिर 800 की तरफ जाएगा। यस, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। 750 का स्टॉप लगाइए, पहला टारगेट 770 रहेगा, फिर आते दिनों में 800 भी देखेंगे JSW स्टील। अच्छा गावा साहब, सुबह में इनफैक्ट आपने ITC पे शॉर्ट भी दिया था, शॉर्ट कवर कर लेना, 265 52 वीक हाई पर है। एब्सोल्युटली, उसका टारगेट देखा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। जी, तो ये देखिए स्टॉक भी 3% ऊपर आता हुआ। तो अगर आपके शॉर्ट के ट्रेड्स हैं, लार्जली कई सारे स्टॉक्स में लोगों ने कुछ शॉर्ट के ट्रेड लिए थे प्री पॉलिसी, वो कवर कर लेने चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ी तेजी और नया रुझान तेजी का इस समय मार्केट लिख रहा है। आशीष बहेती, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। मैम, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इनफैक्ट हमारा आज का ट्रेड एशियन पेंट्स और रिलायंस ही शॉर्टलिस्ट कर रखा था, बट सिंस वो कवर हो चुका है तो अशोक लेलैंड में हमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है। स्टॉक ने 2 दिन पहले अपना 200 डेमा भी रिगेन किया, और जिस हिसाब से पूरे
10 दिन की मूव है, हमें लगता है कि ये यहाँ से और फ्रेश मूव कंटिन्यू हो सकती है। 127 का स्टॉप लॉस लगाकर 135 के टारगेट के लिए अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह है। 35 का टारगेट, स्टॉप लॉस 127 का रहेगा। ये भी देखिए एक तेजी वाला ट्रेड। मानस, आपने इनफैक्ट निफ्टी पर तो एक 17,800 का कॉल दिलाया, किस स्टॉक के जरिए अब अग्रेसिव इस तेजी के ट्रेड को बढ़ाना है? तो देखिए, वो जो स्टॉक है वो आईटीसी है। आईटीसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप देखें तो 2 दिनों का कंसोलिडेशन, 3 दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया। आज एक प्राइस ब्रेकआउट 762 के ऊपर देखने को मिला है, वहां पर बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले। और अगर आप ध्यान दीजिए तो जो पहले के हाई से 265 उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 265 के लेवल्स आज टेस्ट भी हुए हैं। तो मेरा समझना है कि अब यहाँ से एक नया मूव शुरू देखने को मिल सकता है, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 259 के रहेंगे। तो आप टारगेट बड़े सेट करिए, 275 से 278 तक के टारगेट आपको आईटीसी में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शन में जो ट्रेड है वो जो स्ट्राइक प्राइस है 265 का है, वहां पर खरीदारी करिए। 7 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। यहाँ पर आपको 4 रुपए 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के 15 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। तो जो कन्विक्शन आइडिया है वो आईटीसी है। कन्विक्शन आइडिया अगर आप देखें आईटीसी है, और स्ट्रेंथ इस स्टॉक में अगर आप देखें ज़बरदस्त है। मेटल्स, बट इट्स मेटल्स जो कि अगर आप देखें अपनी कहीं ना कहीं जो प्रेजेंस है वो फील कराते हुए। याद रखिएगा निफ्टी मेटलिस्टिक्स जो इंडेक्स है वो लेके आइए पहले स्क्रीन पर। निफ्टी मेटल जब इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा हो तब आप जो खुल के लॉन्ग ट्रेड देने का कंफर्ट आता है। निफ्टी मेटल इंडेक्स 6780 इट्स येट अगेन एक नया हाई निफ्टी मेटल इंडेक्स के लिए। टाटा स्टील को उसके क्वार्टरली अपडेट के बाद हमने लॉन्ग साइड पे पिक किया था और बहुत डिसाइसिवली इस मंच पे पिक किया था कि नहीं भाई इसका पैटर्न बेहद शानदार है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन इस स्टॉक में हुआ है। आशीष बहेदी जी, टाटा स्टील 1378, माफ़ी चाहूँगा कि आपके ट्रेड्स पहले ही डिस्कस हो गए, रिलायंस एंड एशियन पेंट्स, बट स्टिल टाटा स्टील अभी भी अगर आप देखें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से अगर आप देखें कुछ हद तक स्ट्राइक करता हुआ वर्सेस जेएसपीएल वर्सेस जेएसडब्ल्यू स्टील। इस स्टॉक पे आपकी राय क्या है इस वक्त? जी, जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है टाटा स्टील में काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहे हैं और जो ओआई बिल्डअप है अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो इस करंट लेवल पे भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। 1365 का एक एसएल लगाकर हमें लगता है कि टाटा स्टील में 1420 तक के लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। देखिए ये तेजी का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है, मेटल्स में भी अच्छी खासी चमक है और मेरे को कोई ऐसा सेक्टर दिख नहीं रहा, लकीली थैंक गॉड टचवुड, जहां पर अग्रेसिव मंदी हो रही हो। आईटी एक पॉकेट था जहां पर थोड़ी सी वीकनेस थी, वो काउंटर्स भी निचले लेवल से रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे। सिप्ला है जो 2% नीचे है। इस मोड़ पर अब राजेश अग्रवाल को जोड़ लेते हैं। अग्रवाल साहब गुड आफ्टरनून। ये तो बहुत ही बढ़िया साबित हो रहा है आईटीसी का मूव। आई एम श्योर इस पर भी आप टिप्पणी करेंगे। 52 वीक हाई पर है ये स्टॉक, लेकिन इस घंटे और स्पेशली आज पोस्ट पॉलिसी जो अनाउंसमेंट आई है, ऐसा कुछ नहीं है जो शॉकिंग था। सबको लगा था कहीं ना कहीं मन में कि इन्फ्लेशन पर फोकस आएगा और आरबीआई ने ठीक वही कहा है और अब वो करते दिखाई देंगे। अब तक तो सिर्फ बातचीत हुई है उस पर। ये जो टर्न अराउंड मार्केट ने दिखाया है, मार्केट किस बात पर फोकस कर रहा है कि फाइनली एक्नॉलेज हुआ कि हाँ इन्फ्लेशन की एक चिंता है, लिक्विडिटी साइड पर थोड़ी सी टाइटनिंग होगी तो चीजें होपफुली नियंत्रण में आना शुरू होंगी और इवेंचुअली वो रेट हाइक आएगा। आप कैसे पढ़ रहे हैं आज के मूव को और इस मूव को राइड करने के लिए आपका टॉप स्टॉक क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, पैनल में जो दूसरे मित्रगण हैं सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि फाइनली गवर्नर साहब के तरफ से ऐसे कुछ संकेत आए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना की आवश्यकता है, लेकिन हमें साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन है, ये जो मंदी तेजी है महंगाई की, वो इम्पोर्टेड है, वो विदेशों से आई है। कारण रशिया यूक्रेन कह लीजिए, सप्लाई साइड कह लीजिए, जिस कारण से क्रूड में उबाल आया और इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नज़र आया। अगर वहाँ से कुछ दबाव आता है, जैसे अभी हमने देखा क्रूड में गिरावट आती हुई, तो अगर ऐसा कंटिन्यूस रहता है तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन में इस तरीके से भी थोड़ी सी नरमी आएगी। बट ये बात तो अपनी जगह तय है कि इस साल में ब्याज दरें बढ़ेंगी। अब वो कब बढ़ेंगी वो सिर्फ वक्त की बात है।
आज की जो पॉलिसी अनाउंसमेंट आई उसमें ऐसा कुछ भी नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं था जिसके कारण से बाज़ार को बहुत ज़्यादा चिंता होने पड़े। कल भी हमने आशीष के शो में यही कहा था कि हमें ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि कोई ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो या नेगेटिव अनाउंसमेंट आए, और एकदम उसी लाइन पे आई है बाज़ार की एक्सपेक्टेशन के अनुसार। अब रहा सवाल कि इसके बाद बाज़ार में अब क्या करना चाहिए और कौन से स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़े से कम परफॉर्म कर रहे थे, अगर एक आध दिन को बीच की शॉर्ट कवरिंग को छोड़ दिया जाए तो इसमें हमारी टॉप पिक इस समय एक तो SBI लाइफ की रहेगी, जहाँ की हम समझते हैं कि एक तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत लो होने के कारण से मार्केट बहुत बड़ा है उसका, दूसरे SBI की पेरेंटेज होने के कारण से वहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सुविधाएं हैं, और तीसरे अगर उनके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल देखें ना तो वहाँ भी जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे उनके फोकस ज़्यादा होने के कारण से मैं समझता हूँ कि पूरे ही इंश्योरेंस स्पेस में ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता नज़र आएगा। हालांकि HDFC लाइफ, ICICI प्रो सारे ही अच्छे हैं, बट SBI लाइफ ज़्यादा बेहतर पड़ता है। और दूसरा स्टॉक अगर इस पूरे कड़ी में जोड़ना हो तो मैं समझता हूँ टाटा पावर, जो कि एक इंटीग्रेटेड प्ले है, 11,431 की उसकी कैपेसिटी है, और मैं समझता हूँ EV में, सोलर में, रिन्यूएबल्स में जिस तरीके की बढ़त वो बना रहे हैं, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 300 को क्रॉस करता हुआ नज़र आए। तो ये दो स्टॉक्स इस वक्त हम रिकमेंड कर रहे हैं। और जहाँ तक ITC की बात है, हमारी पिछली मुलाकात पिछले शुक्रवार को भी मैंने जाते जाते ये कहा था कि ITC इस लेवल्स पे भी, जो कि 52 वीक के हाई पे है, अभी भी अपने वैल्यूएशन से बहुत नीचे है, क्योंकि अगर आप देखें तो सिगरेट पे वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आए। 2 साल से बजट में कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जो कि सिगरेट में हमेशा रहता है कि टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। FMCG बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। थोड़ी बहुत चिंताएं होटल्स को लेके थी, वो भी पिछली तिमाही में हमने देखा, वहाँ से भी सुधार आता हुआ। पेपर में भी अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। इवन एग्री स्पेस में, जहाँ वो ई-चौपाल के थ्रू काम करते हैं, वहाँ भी जिस तरीके के समीकरण बने हैं गेहूं वगैरह को लेकर के, वहाँ भी मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड देखी जा सकेगी। और सबसे अच्छी बात है, एक शानदार बैलेंस शीट है, डेट है ही नहीं, कैश पॉजिटिव है, एक बड़ा ट्रेजरी में उनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो मुझे लगता है हर पायदान पर ITC बहुत अच्छा बेट बैठती है। मैंने हमेशा एडवोकेट किया है इसको, और लंबी अवधि के लिए बिल्कुल स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ITC पर अगर आप देखें पॉजिटिव कमेंट्री ये राजेश जी के बड़ा सुन के अच्छा लगता है। ITC एट 52 वीक हाई, बड़ा अच्छा लगता है। कम ही होता है ऐसा, लेकिन अब यकीनन इसकी आदत सी पड़ गई है। लेकिन आज अभी जिस स्टॉक का जिक्र किया ना आपने राजेश जी, SBI लाइफ, आप यकीन मानिए आज मेरे सुबह सुबह टेक्निकल रडार पे सबसे पहले यही स्टॉक आया था, अलॉन्ग विद रिलायंस। फर्स्ट वन वाज रिलायंस और उसके बाद था SBI लाइफ। मानस SBI लाइफ 1152 एट डे हाई। आई थिंक आज सुबह शायद जितना स्ट्रॉन्ग बाय ये था उतना शायद ही कोई स्टॉक हुआ होगा। एक टिपिकल अगर आप देखें रेंज ब्रेकआउट 100 डे को सुबह सुबह अगर आप देखें इसने प्री ओपन में क्रॉस किया था और उसके बाद स्लो एंड स्टडी एट डे हाई। आपकी राय क्या है मानस, ये पॉइज्ड है क्या 1180 के लिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, 1140 के आसपास का रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 100 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज सब ब्रीच हो चुके हैं। आज बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो बिल्कुल ये रैली यहाँ नहीं थमेगी। कम से कम 1200 रुपए तक के आप भाव सेट कर सकते हैं, 50 रुपए का आपको करंट लेवल से, इसलिए करंट लेवल पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1124 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 1200 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। और ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना होगा तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 1150 रुपए का है, 34 रुपए के आसपास वो ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा 19 रुपए का रखिए, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं, 65 रुपीज तक के टारगेट आपको इस कॉल ऑप्शन में 1150 के SBI लाइफ के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो एक तगड़ा ट्रेंड यहाँ पर भी देखने को मिला है। इनफैक्ट बहुत तगड़ा मोमेंटम इस समय मार्केट्स में साफ दिखाई दे रहा है और उसी को राइड करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक दो और काउंटर्स जिसमें जोश है। एक तो ग्रासिम जो हम आपको ओपनिंग में दिखा रहे थे, वो निफ्टी के टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल है आज के दिन। और इसके ठीक पीछे आप देखिए, अब अंबुजा सीमेंट 4% ऊपर, ओपन इंटरेस्ट करीब 6-7% तक का देखने को मिलेगा। ये एक पॉकेट है जहां पर थोड़ा थोड़ा करके अब ट्रैक्शन लौटता हुआ। इंडिया सीमेंट 2-2.25% ऊपर, तो पॉकेट में इंटरेस्ट तो अब लौटने लगा है।
इस पर असित मैं आपकी राय चाहती हूँ। सीमेंट स्टॉक्स में अगर एक ट्रेड लेना है, आप क्या मिड कैप प्लेस, इंडिया सीमेंट, रैमको जैसे ट्रेड्स के साथ जाएंगे या फिर थोड़ा संभल कर अल्ट्राटेक, ग्रासिम, अंबुजा पर फोकस करें? असित, आपका ऑडियो म्यूट पर है। नहीं, अब अभी भी नहीं आवाज आ रही। नहीं, थोड़ी सी दिक्कत है, आपको रीपैच करने की कोशिश करेंगे। इस पर राजेश सातपुते, आपकी क्या टिप्पणी होगी? सीमेंट में क्या लेना है, मिड कैप या बिग बॉय? हर्षदा जी देखिए, काउंटर तो अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्रासिम सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है, अभी भी लगता है कि 1850 का टारगेट यहाँ पे ड्यू है। लेकिन अगर आप छोटे टिकट साइज की बात करें, यानी अंबुजा सीमेंट या इन पर्टिकुलरली इंडिया सीमेंट, तो अंबुजा सीमेंट का टारगेट बनता है पोजिशनली 360, लेकिन अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 342। तो इस लेवल पे अंबुजा सीमेंट लॉन्ग नहीं होगा। अगर कुछ लेके जाना है देन इन दैट केस इंडिया सीमेंट लुक्स बेटर, क्योंकि इंडिया सीमेंट में सामने रेजिस्टेंस नहीं है। और इनफैक्ट आज 220-222 का जो क्लस्टर था, इसके ऊपर इंडिया सीमेंट निकला है। यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट भी देखिए, एडिशन हो रही है। तो मुझे लगता है इंडिया सीमेंट में बीटीएसटी भी हो सकता है 222 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसका एक टारगेट सेट होता है कम से कम 240 का। इंडिया सीमेंट स्पेस में वाकई काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है और आप ये बातचीत करते करते पूरा का पूरा बास्केट डे हाई पर है। और आई मीन जो स्टोरी हम डिस्कस कर रहे थे ना क्रूड वाली, लुक एट पिडिलाइट 2530 पे ये स्टॉक भी डे हाई पर। देखिए कुछ बड़े आई मीन प्राइस रेंज की जो स्टॉक्स हैं, लाइक अपोलो हॉस्पिटल्स, लाइक एशियन पेंट्स, लाइक पिडिलाइट, इनमें स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं। लुक एट एमआरएफ एट डे हाई, पिडिलाइट एट डे हाई, डॉक्टर रेड्डीज डे हाई, ग्रासिम डे हाई। एशियन पेंट्स, आशीष चतुर्मोता जी ने टिप्पणी करी, उसके बाद क्या खूब चला और एशियन पेंट्स अब डे हाई पर है। एंड लुक एट पिडिलाइट। आशीष, क्रूड को पेलने का ये प्ले करने का अगर आप देखें, एक दूसरा जो बहुत अच्छा अगर आप देखें विकल्प है आपके पास, पिडिलाइट है। आप आशीष चतुर्मोता जी एग्जैक्टली पिडिलाइट पे क्या करेंगे? मोर और लेस वही चार्ट है यहाँ पर। बिल्कुल एक बहुत बढ़िया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन, और आपने इसको बखूबी आइडेंटिफाई किया है वीरेंद्र। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कंसोलिडेशन राइट शोल्डर का बना, और करीब करीब 4 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद आज स्टॉक का एक इवेंचुअली 2550 के ऊपर ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अब जो स्टॉप होना चाहिए 2500 रुपए का एक स्टॉप रखकर लॉन्ग पोजीशन पिडिलाइट में बनानी चाहिए। इसके इमीडिएट बेसिस पर जो लक्ष्य है वो 2640 के रहेंगे, बट क्योंकि एक बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है, अगर से पूरी तरह से कंप्लीट होता है तो मैं समझता हूँ 2700 रुपए तक की ट्रेजेक्टरी भी पिडिलाइट के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। एशियन पेंट तो आप बुलिश थे ही, अब पिडिलाइट में भी खरीदारी करके चले। 40 रुपए की बढ़त है स्टॉक में और यहाँ पर एक मोमेंटम तेजी वाला साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और ट्रेड जो स्क्रीन पर आ रहा है मेरे, वो है सीएट का। सीएट स्क्रीन पर लाइएगा आप भी डायरेक्टर साहब। 7% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। अब दबे पांव ये कब इसका चक्का चल गया समझ ही नहीं आया। अब 9% के गेंस अचानक, और ये स्पाइक जो आया है पिछले 10-15 मिनटों में करीब 5% के गेंस देखने को मिले हैं। स्टेडी था काउंटर, लेकिन अब अचानक मोमेंटम पकड़ रहा है। बस अब इस पर फटाफट व्यू दीजिए। हाथ से निकल रहा है ये काउंटर। तो सीएट की बात करें आप, राइट जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया चार्ट है ऑन अ हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर। लगता है कि 900 950 के आसपास ये बॉटम आउट हो चुका। जितना ज्यादा वक्त देंगे सीएट को उतना अच्छा है, लेना चाहिए। 1040 का फिलहाल स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 1150, उसके बाद 1200 देखेंगे। मेरा टारगेट फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव 1200 है। सीएट में तेजी है। 1150-1200 के लेवल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी साफ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट क्योंकि हम सीएट देख रहे थे तो एक बार अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 1.5% ऊपर है काउंटर, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 6% तक का देखने को मिला है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 2.5% की तेजी। ओआई जुड़ना अभी भी बाकी है। आशीष चतुर्मोता, आपको क्या पसंद है ये सेक्टर? सीएट की आपने बात की हर्षदा, बेस्ट ट्रेड क्या होगा? जी देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें से अभी अवॉइड करूंगा, क्योंकि बड़ा मूव एक सीएट का ऑलरेडी हो चुका है, जहां 10% का मूव आ चुका है। तो मेरे हिसाब से अब रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा यहाँ पर इतना फेवरेबल नहीं है। अगर से प्ले करना है तो अपोलो टायर्स थोड़ा सा देखना चाहिए, बट अगेन मैं इनको बहुत स्ट्रक्चरली ट्रैक नहीं करता, बट एज अ मोमेंटम बेट 196 के स्टॉप से बाय करना चाहिए। 207 208 तक का एक स्विंग मूव मैं समझता हूं अपोलो टायर्स में देखने को मिल सकता है।
जी हाँ, अगर आप देखें ये आपने एक अच्छा स्पेस पकड़ा हर्षदा, और आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा स्पेस। लुक एट एमआरएफ एट डे हाई, सीएट एट डे हाई, जेके टायर्स एट डे हाई और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एट डे हाई। सारा का सारा अगर आप देखें जो टायर बास्केट है वो इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड करता हुआ, और स्विंग अच्छे खासे मिल रहे हैं। देखिए इंडेक्स आ तो गया 17,800 के ऊपर, लेकिन अभी ये है ना, आई मीन देखिए एक तो दिक्कत ये है कि आप जा रहे हैं वीकेंड की तरफ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको शॉर्ट कवरिंग तो दिखेगी, लेकिन फ्रेश बैंक का अभाव है, नो डाउट, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग अच्छी है और वही आपको सस्टेन करने का मौका दे रही है ऊपर की तरफ। समित चौहान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। समित, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। समित, आपकी राय इस वक्त क्या चीज करेंगे आप, बताइए। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा रुझान आ रहा है यहाँ पे। दो रिकमेंडेशंस होंगी मेरे एंड से, एक कैश में और एक ऑप्शन में होगा। कैश में आपको भारत फोर्ज बाय करना है, जो अभी लगभग 752 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉक काफी टाइम के बाद उसका जो 200 एवरेज है वो पियर्स कर रहा है ऊपर की तरफ, और अच्छे खासे लोअर लेवल से जो रिकवरी दी है वो वॉल्यूम के साथ उसने रिकवरी दी है, तो यहाँ से ये मूव एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। जो रीसेंट स्विंग्स बने थे उसके 780 785 वहां तक ये स्टॉक मूव कर सकता है, तो उसको लॉन्ग करने की सलाह होगी। एट करंट लेवल 736 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो ऑप्शन में ट्रेड करना है वो SBI लाइफ में होगा। एक हाफ एन आवर पहले ही हमने एज अ डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंड किया हुआ है। एट द मनी स्ट्राइक 1150 का कॉल ऑप्शन जो लगभग अभी 34.5-35 के आसपास ट्रेड हुआ है, ये बाय करने की सलाह होगी। 1-2 दिन का ट्रेड रहेगा, 19.80 का स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से हमें लगता है कि ये 40-45 तक मूव कर सकता है। अपॉर्चुनिटी ट्रेड की, लेकिन इस समय एक बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात करते हैं। मोर एक्सपेंसिव लैंड लोन्स तो नहीं मिलेगा, तो क्या ये HDFC बैंक शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा कम प्रॉफिटेबल है? नहीं, हम मानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा बैलेंस शीट काफी बड़ा साइज का है, तो एक दिन में, एक साल में तो हम नहीं कर सकते SLR कि हमें 3 साल 2-3 साल दे, देन हम कंप्लायंट हो सकते हैं, हम बराबर रेशियोज पे आ सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर में भी यही हमारा विश है। सोचना है कि रिजर्व बैंक समझते हैं, ये बराबर समझते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास MSME और एग्रीकल्चर लोन नहीं होते हैं, तो वो कंप्लाई करने के लिए टाइम देना पड़ता है। वो प्रायोरिटी सेक्टर में दे ही देंगे, ऐसा ICICI का एक्सपीरियंस था, तो शायद आपको मिल जाएगा। और दूसरा, लैंड लोन्स नहीं करते हैं, बट कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करते हैं। लैंड लोन्स हम नेशनल हाउसिंग बैंक भी हमें बोलते हैं हम लैंड लोन्स नहीं कर सकते हैं, सो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो सेम रहेगा जो बैंक का है। इतना बड़ा हाउसिंग पोर्टफोलियो जो मिल रहा है HDFC बैंक को, उस पे उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी कम है, उन पे उनका मार्जिन जो हमें मिलता है उनसे ज्यादा मिलेगा, बहुत मिलेगा। सो उनके लिए तो फायदा ही फायदा है। फिर दूसरा सवाल जो अगेन आवाज शेयर होल्डर्स आपसे पूछ रहे हैं, वो ये कि आज तो क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस हुआ है और उसमें साफ जाहिर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, पहले शायद डिपॉजिट रेट्स बढ़ेंगे, तो इससे आपको लगता है कि होम लोन्स अभी भी उतना ही डिमांड होगा? होम लोन बोरोवर वो एक्स्ट्रा जो EMI उसका हो सकता है वो झेल पाएगा? होम लोन्स परसेंटेज ऑफ GDP इंडिया में सबसे कम है, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है ऊपर, और लास्ट 1-2 साल कोविड में काफ़ी डिमांड हाउसिंग का बढ़ गया है। 2 साल तो हाउसिंग प्राइसेस बढ़े नहीं है, अब इन्फ्लेशन के लिए 5-10% बढ़ेंगे, हमें भी यही सोचना है कि बढ़ेंगे। थोड़ा रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ेगा, लेबर का कॉस्ट बढ़ सकता है, पर 2 साल तो स्टेडी रहा है। हमें नहीं फर्क पड़ता है कि लगता है कि डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड नहीं, सब कुछ बढ़ेगा ना, कॉस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, तो क्या असर हो सकता है? पर उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, उनकी इनकम भी बढ़ेगी, सो इन्फ्लेशन वर्क्स ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच मिस्टर पारेख। आई होप यू एंड आई पास्ड आवर हिंदी एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। नॉट मी। विद फुल मार्क्स लता मैम, विद फुल मार्क्स। तो दीपक पारेख से वो खास बातचीत लता वेंकटेश कर रही थी, लेकिन
दो अहम मुद्दे, एक और स्पेशली आज की पॉलिसी के मद्देनजर जो सवाल पूछा गया था कि अब दरें बढ़ने वाली हैं, क्या डिमांड हाउसिंग लोन्स की बरकरार रहेगी या फिर जो बढ़त देखने को मिली है वो स्टेबल रहेगी? तो उस पर दीपक पारेख ने साफ कहा कि हाँ, क्योंकि होपफुली इनकम्स भी लोगों की बढ़ती हुई दिखाई देंगी और एक पीक हमने देखा है, एक बहुत अच्छा सर्ज देखा गया है हाल फिलहाल में हाउसिंग लोन का, तो और वो डिमांड वो एस्पिरेशन में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने सुनी होगी कि जो रिस्क वेट खासतौर से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रखा था प्री कोविड आने के बाद, उसे एक्सटेंड किया गया है। आरबीआई गवर्नर ने साफ इस पर टिप्पणी दी और उसके बाद रियल्टी काउंटर्स में भी कुछ तेजी का मोड बनता हुआ दिखाई दिया। और अगर रिस्क वेट एक्सटेंड किया गया है रियल एस्टेट के लिए तो हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी एक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ही हैं जो लेंड करेंगी लोगों को अगर वो घर खरीदना चाहते हैं। इस पर राजेश अग्रवाल, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। जो बयान द मैन ऑफ द मोमेंट दीपक पारेख की ओर से आया कि डिमांड में कोई कमी नहीं रहेगी, ब्याज दरें अगर यहां से थोड़ी बहुत बढ़ भी जाती हैं, तो क्या आप उस थॉट से इत्तेफाक रखते हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स में और हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में जो तेजी आई थी, क्या वो बरकरार रहेगी? पारेख साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन के कारण से कॉस्ट में बढ़त आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दामों में बढ़ोतरी होगी। और हमने खुद ने एटलीस्ट कैलकाटा बाज़ार में मैंने देखा है कि रीसेल की भी डिमांड बहुत बढ़ रही है और ख़ास करके जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ भी थोड़े से दाम ऊंचे ही आ रहे हैं। तो और डिमांड मेरे ख्याल से बिल्कुल बरकरार बनी रहेगी और इस वजह से जो रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमने तेज़ी देखी थी पिछले दिनों, वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद वापस बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिसमें क्वालिटी नेम्स भले वो गॉडेज प्रॉपर्टीज़ के हों, शोभा के हों, अजमेरा के हों, वहाँ ध्यान रखना चाहिए। बट हमने हमेशा ये मेंटेन किया है कि रियल एस्टेट एज ए पैक जो है वो रिटेल निवेशकों के लिए थोड़ी दिक्कत की बात होती है। कई तरह के इश्यूज़ होते हैं, भाई फिर वो इन्वेंट्री के हों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हों और दूसरे मुद्दे हों, तो उससे बेहतर प्ले ये होता है कि आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के थ्रू उन्हें प्ले करें, जिसमें हमें LIC हाउसिंग फाइनेंस इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो ऊपर से बहुत ज़्यादा टूट चुका है। दूसरे LIC के पेरेंटेज होने के कारण से उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े से दूसरों के वनिस्पत सुविधाजनक रहते हैं, 10 से कम की पी पे ट्रेड करता है। एडवांसेस में और रियलाइजेशंस में दोनों में हमें लगता है कि थोड़ी सी बढ़त हुई है। इवन जो रिकवरी हो रही है वो भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि 500-550 से ट्रेड करता हुआ पिछले 1.5 साल में ये स्टॉक बहुत टूट चुका है, तो अपसाइड की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी बनती है। तो हमारी पहली पसंद LIC हाउसिंग फाइनेंस ही रहेगी इस पूरी स्पेस में। ओके, आपकी पहली पसंद अगर आप देखें LIC हाउसिंग फाइनेंस है। मीनवाइल एक दो स्टॉक्स और अगर आप देखें डे हाई पर अपीयर होते हुए, और मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉल नहीं ले रहा हूँ लेकिन मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि टाटा कंज्यूमर इस वक्त डे हाई पर है। FMCG बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखे आने वाला स्टॉक ये था, ये दिन के सर्वोच्च रुपये के ट्रेड करता हुआ, यानी अगर आप एक्सपायरी से लेकर अब तक देखें तो अब तक ये एक सब्सटेंशियल मूव दे चुका है। राजेश सतपुते जी के पास एक ट्रेड है। राजेश जी, क्या ट्रेड आपने आइडेंटिफाई किया है? वीरेंद्र जी देखिए, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है और वो है डॉक्टर रेड्डीज पे, और डॉक्टर रेड्डीज 4400 इसका 100 DMA था, इसके ऊपर जैसे ही चला वहां से एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, तो ये तेजी बहुत हमें यहाँ पे कैच करनी है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 4400 का, यानी 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। इसका जो टारगेट है वो सेट करें आप 4540 पे, यानी कम से कम 100 रुपए का मूव मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज में ड्यू है। 4800 का आपने राजेश? 4540 ये इसका टारगेट होगा स्विंग का। अगर बड़ा टारगेट सेट करना है तो 4650 का टारगेट होता है। और आगे बढ़ गई थी, 4800 की बात करी थी, लेकिन पहला टारगेट जो है वो 4540 का होना चाहिए। यहाँ से ठीक 100 रुपए ऊपर धीरे धीरे करके एस्पिरेशन बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 3% ऊपर एक बहुत तगड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है आज। दरअसल डॉक्टर रेड्डीज में एकदम सही टाइम पर आपने वो स्टॉक पर ट्रेड दिया, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे थे क्रेडिट पॉलिसी की, और क्रेडिट पॉलिसी में ऑफ कोर्स दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन दो चीजों में जो क्लियरली आरबीआई गवर्नर ने साफ तौर से इंडिकेशन दिया। एक तो उन्होंने अपना महंगाई का जो आउटलुक है वो बदला।
वो 5.7% पर महंगाई दर की बात कर रहे हैं, जो एडजस्टेड फिगर्स देख रहे हैं। दूसरा, ग्रोथ आउटलुक जो 7.8% था उसे घटाकर 7.2% पर लेकर आए हैं। और गवर्नर साहब ने साफ कहा, जब वो जीडीपी के नंबर्स टटोल रहे थे, उन्होंने जो कच्चे तेल का बेस है उसमें भी बदलाव किया है। पिछली पॉलिसी में आपको याद होगा जो जीडीपी आउटलुक था 7.8% पर, तब अज्यूम किया गया था कि कच्चा तेल ऑन एन एवरेज $80 पर रहेगा। लेकिन इस पॉलिसी में क्योंकि जीडीपी आउटलुक में कुछ कटौती आई है, 7.2% पर आया है, ये अज्यूम किया जा रहा है कि $100 पर कच्चा तेल स्थिर रहेगा। ये क्या अजम्पशन इंडिकेशन दे रहा है कि कच्चे तेल में जो उबाल देखने को मिला है वो जारी रहेगा। कोटक सिक्योरिटीज के कमोडिटी रिटेल कारोबार के हेड सुनील काटके हमारे साथ है। सुनील, आपने भी सुना होगा गवर्नर साहब का वो बयान, $20 का बदलाव देखने को मिल रहा है जीडीपी की कैलकुलेशन के अजम्पशन में। आज हम ब्रेंट करीब 100-101 के आसपास ट्रेड करता देख रहे हैं। 136 तक का हाई देखने के बाद ये थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। लेकिन आरबीआई जब ये एक अजम्पशन लेकर चल रहा है, हम श्योर उन्होंने कुछ और डेटा पढ़ा है। क्या आपको लग रहा है ये उबाल जारी रहेगा? जी, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे आने वाले समय में। अगर हम लेटेस्ट फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो जैसे ये रशिया और यूक्रेन के प्री वॉर सिनारियो के हिसाब से देखते हैं तो $75 के आसपास मार्केट स्टेबलाइज था। बट एक बार जैसे रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो कहीं ना कहीं वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से एक नीजक रिएक्शन के तौर पे हमने देखा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से $135 तक चले गए। और जब दूसरे कंट्रीज वो जो रशियन सप्लाई का जो भरपाई करने के लिए आगे आए, जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज यही कह रहा है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से जो अपने रिजर्व जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वहां से तकरीबन 60 मिलियन बैरल तक का स्टॉक जो है वो रिलीज करेंगे। यूएस की तरफ से भी ये महंगाई को कम करने के लिए तकरीबन 1 मिलियन बैरल तक का पर डे के हिसाब से वो सप्लाई मार्केट में बढ़ाएंगे। वो मई से शुरू करेंगे और अगले 6 महीने तक बरकरार रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जो वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली थी वो आगे भी बनी रहेगी। बट लेटेस्ट फंडामेंटल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो गवर्नर साहब की तरफ से जो एस्टिमेट उन्होंने बताया, पहले बेस $80 के रेंज में देख रहे थे, अभी वो $100 पर बैरल के रेंज में देख रहे हैं। मुझे लगता है ये जो गणित है वो ठीक ठाक बैठ रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अप्रैल के बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज यही बता रहे हैं कि मार्केट में सप्लाई टाइटनेस रहेगी। ये बात अलग है कि रशिया की तरफ से जो 7 से 8 मिलियन बैरल तक का जो स्टॉक आता था मार्केट में, उसकी भरपाई कैसे करेगी दुनिया भर। स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स एक टेम्पररी अरेंजमेंट होते हैं, कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर से वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को भरने के लिए मार्केट में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो मेंबर्स है वो आएंगे, तो डिमांड जो है लेटर स्टेज में हमको बरकरार रहते हुए नजर आएगा। अगर हमारा आउटलुक देखते हैं तो मुझे लगता है ये ऑन द लोअर साइड ब्रेंट $95 बैरल के रेंज में रहेगा और ऑन द हायर साइड $110-115 तक का एक रेंज बरकरार रख सकता है। हमें 3 फैक्टर जो है अभी यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। एक, फेड की तरफ से अगर हम देखते हैं तो ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो हाई रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा दबाव जो है क्रूड मार्केट पे रहेगा, क्योंकि उतना ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो चाइना की तरफ से भी जो डिमांड था वो शॉर्ट टर्म में घटा हुआ है, क्योंकि वहां पे भी कोविड के केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। ऑल इन ऑल वेरी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बियरिश सेंटिमेंट है। यहाँ से अगर एक हफ्ते की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये और $5 से $6 तक का करेक्शन जो है हमें देखने को मिल सकता है, बट वहां से फिर से एक जो रुझान है पॉजिटिव की तरफ देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। तो मुझे लगता है कि $100 का एक बैरल का जो प्राइस है, मुझे लगता है कि वही फ्यूचरिस्टिक फ्रंट पे ठीक ठाक लग रहा है लेवल। आपने अगर आप देख सारे ही फैक्टर्स गिना दिए यहाँ पर, और आपको लगता है कि अभी तो ठीक है, अगर आप देखें ऑयल रिजर्व्स में से अगर आप देखें सप्लाई आ रही है, बट जब उन रिजर्व्स को फिर भरा जाएगा तो आई थिंक फिर थोड़ा प्राइसेस जो है वो फॉर्म अप होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, और आपका एग्जैक्टली जो आउटलुक है, वोलेटिलिटी क्रूड में परसिस्ट करेगी, लेकिन मोर और लेस जो प्राइस है, अंडरलाइन के जो प्राइस है वो $100 पर बैरल के आसपास अगर आप देखें झूलते रहेंगे। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। 100 का अगर आप देखें तो एक रुझान लेके चल रहे हैं सुनील यहाँ पर। खैर, हर्षदा ने एक जो स्पेस पकड़ा था वो डिलीवर करता हुआ। लुक एट अपोलो नाउ 204 डे हाई पर, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रीचिंग 100 डे ऑन द हायर साइड, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद आप देखिए कि एमआरएफ को देखिए, आप अपोलो टायर्स को देखिए। लेट्स टेक अपोलो टायर्स।
आशीष चतुर्मोता जी, अपोलो टायर्स पर इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी स्पेस पूरा का पूरा मूव करता हुआ, आप मदरसन सुमी को देखिए डे हाई पर, आप मिंडा कॉप को देखिए डे हाई पर, आप जेके टायर को देखिए डे हाई पर, टायर स्पेस और ऑटो एंसिलरी। एक बार जरा अपोलो पे अपना टेक दीजिएगा। आशीष, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस स्टॉक को? इनफैक्ट वीरेंद्र, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही अपोलो टायर्स पे एक बाय रिकमेंडेशन दी जब हर्षदा ने सीएट की बात की थी, तब स्टॉक 199 पे ट्रेड कर रहा था। हमने 207 रुपए के स्विंग ट्रेड के लिए इसको रिकमेंड किया था 192 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरे हिसाब से टारगेट 207 का थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम काफी अच्छा हो गया है, ओआई बिल्डअप काफी अच्छा हो गया है, तो 207 के टारगेट को कहीं ना कहीं 212 तक राइट करना चाहिए और स्टॉप लॉस अब बढ़ाकर 199 का जो हमारा बाइंग प्राइस था वही अब हमारा स्टॉप लॉस हो गया। 199 के स्टॉप के साथ 212 तक की एक अपसाइड अपोलो टायर्स में देखने को मिल सकती है। अपोलो टायर्स आप देखिए, आपको आप अपने थोड़े जो टारगेट्स थे उनको शफल करते हुए अगर आप देखें अच्छा मूव देता हुआ ये स्टॉक। इस बीच मैक्स फाइनेंशियल ये स्टॉक भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव देता हुआ, बट स्टिल आई थिंक एक एवरेज इसको पार करना है, तो मैं ज़्यादा इस पर अगर आप देखें तो बात नहीं करूंगा। SBI लाइफ का जो हमने ट्रेड लिया था, लुक एट SBI लाइफ नाउ 1165 डे हाई पर और बहुत ही शानदार क्लोजिंग की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ। एक स्टॉक और लेके आइए, अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स याद रखिएगा अब एक बहुत क्रिटिकल चीज़ कर रहा है और वो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से अपने 20 डेमा को क्रॉस करना। आई थिंक ट्रेड हमारे पैनल में इस वक्त किसी के पास आया है, असित के पास एक कॉल है, पहले उसको विजिट करते हैं फिर इस स्टॉक पे बात करेंगे। असित बताइए कॉल क्या है आपकी? विनय जी, इंडसइंड बैंक हम देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है विच इज 1000 के लेवल। इट्स ए प्रीएम्प्टिव कॉल एंड जिस हिसाब से मार्केट का रुझान है, मुझे लगता है कि अगर ये 1000 के लेवल के ऊपर क्रॉस करता है, जो कि मुझे लगता है कि क्रॉस कर लेगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो रेजिस्टेंस इन द कॉल राइटिंग। सो अभी इसके प्रीएम्प्टिव मूव के हिसाब से हम इसको बाय कर सकते होते हैं 980 का स्टॉप लॉस फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1110, बट 1100 के ऊपर, सॉरी आई मीन टू से 1010, बट 1000 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगेगा मुझे लगता है कि इसमें और भी ज्यादा ट्रैक्शन रहेगा। सो इंडसइंड बैंक इज ए प्रीएम्प्टिव बाय बट इट इज लुकिंग क्वाइट गुड स्ट्रक्चरली। इंडसइंड बैंक आपके स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में है और दिन के सर्वोच्च दरों पर आके ट्रेड करता हुआ इस वक्त इंडसइंड बैंक। खैर, अब विषय बदलते हैं और आज के इस बड़े घटनाक्रम आरबीआई की पॉलिसी, यूएस में रेट हाइक की अगर आप देखें संभावनाओं के बीच में क्रूड का थोड़ा सा सॉफ्ट होना, सभी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं पुनीता कुमार सिन्हा, बातचीत करने के लिए फाउंडर एंड पार्टनर पैसिफिक पैराडाइम इन्वेस्टर्स की। पुनीता जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है और एक महत्वपूर्ण दिन से आपसे बातचीत हम कर रहे हैं। ये इस दुनिया में हर शख्स को मालूम है, मैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स में है कि ब्याज दरें अब यू टर्न ले रही हैं, लेकिन आज की पॉलिसी को जिस तरीके से अगर आप देखें, रेट्स को अभी भी नहीं बदला गया, बेंचमार्क रेट्स को, लेकिन स्टांस में थोड़ा सा परिवर्तन है और इस बात की पूरी जिससे पृष्ठभूमि होती है ना, बेस तैयार करना कि आप प्रिपेयर हो जाइए, जून में जब हम लौटेंगे तो रेट हाइक होगा। आपने इस पॉलिसी को कैसे अप्रोच किया मैम और कैसे देखती हैं आप आज की इस पॉलिसी को? देखिए, इन्फ्लेशन जो है एक बहुत बड़ी कंसर्न है एंड जो इन्फ्लेशन यूएस में फील हो रही है और जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत काफी हाई हैं एंड अगर उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो काफी हद तक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और यूएस इकोनॉमी के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है क्योंकि महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, वर्कर्स नहीं मिल रहे और कोई काम करने को तैयार नहीं है, वेजेस बढ़ी चली जा रही हैं, तो कंपनीज के प्रॉफिट्स को भी प्रेशर पड़ेगा, कंज्यूमर को भी बहुत प्रेशर पड़ेगा। तो आई थिंक जो फेड है वो थोड़ा लेट है रेट हाइक में। अब इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन है अभी इतनी हद तक सिचुएशन इतनी बिगड़ी नहीं है, इन्फ्लेशन नंबर्स यहाँ पर अभी यूएस के कंपैरिजन में कम है और यहाँ पर जो वेजेस का इशू है इतना प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर लेबर मार्केट जो है, यहाँ पर लेबर सप्लाई काफ़ी है, तो एक हमको यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम नहीं होगी जो कि यूएस में हो रही है कि यहाँ पर लेबर शॉर्टेजेस नहीं होंगे, बट और तरह के सप्लाई प्रॉब्लम्स तो चाइना के कारण, रशिया के कारण सब जगह हो रहे हैं, तो उससे भी इन्फ्लेशन पे और असर पड़ सकता है, कमोडिटी प्राइसेस पे पड़ रहा है। तो एक ये इन्फ्लेशन को सिर्फ एक इन्फ्लेशन को ही अगर आप देखिए तो उसके हिसाब से रेट हाइक्स होना जरूरी है।
पर अगर आप प्रोलॉन्ग वॉर चला और प्राइसेस बढ़ते गए, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी, कंपनीज के मार्जिन्स इम्पैक्ट हुए, तो इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन अगर आया, तो अगर इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आया तो फिर इन्फ्लेशन शायद थोड़ी कम हो जाए। एंड इसी को देखते हुए सेंट्रल बैंक्स सब जगह थोड़ा धीरे धीरे रेट्स बढ़ा रहे हैं, पर उसके कारण रिस्क भी बढ़ रहे हैं। रिस्क के मद्देनजर, गुड आफ्टरनून पुनीता, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ फिर अर्निंग्स पर कितना इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत जो कमेंट्री आई है, ज्यादातर कंपनियों ने यही कहा है कि Q4 और Q1 स्पेशली मार्जिन्स पर प्रेशर दिखाएंगी। आपने आई एम श्योर थोड़ी बहुत नंबर क्रंचिंग करने की कोशिश की होगी, किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार देखने को मिल सकती है इस इन्फ्लेशन की, और अर्निंग्स पर कितने सफर करेंगे? डिपेंड करता है किस कंट्री में की कंपनीज की आप बात कर रहे हैं, पर इन जनरल आई वुड से एक तो कंज्यूमर स्पेंडिंग पे थोड़ा असर पड़ेगा। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज पर्टिकुलरली ग्लोबली जैसे यूएस में है, उधर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ऑटो सेक्टर में तो हायर कमोडिटी प्राइसेस का थोड़ा नेगेटिव मार्जिन पे इम्पैक्ट आता ही है, बट ऑटोज एज अ सेक्टर ने इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, एंड वहाँ पर वैल्यूएशन रिलेटिवली थोड़ी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, आई मीन मोर अट्रैक्टिव कंपेयर टू सम अदर सेक्टर्स। तो वहाँ पर डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्जिन प्रेशर हो, कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है कि इट्स फैक्टर्ड इनटू द वैल्यूएशंस, बट देन आई थिंक इट विल बी कंपनी स्पेसिफिक, बिकॉज कई कंपनी जो हैं वो प्राइसिंग पावर से मार्जिन्स को मैनेज कर लेंगी, कई कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज इम्प्रूवमेंट आ सकता है एज इकोनॉमी रिकवर्स। तो ये बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक इशू रहेगा, बट इन जनरल मार्जिन प्रेशर ब्रॉड बेस्ड मार्केट में कई सारे सेक्टर्स में फेस होगा। हाँ, ऑफ कोर्स नाउ आई थिंक ट्रैवल कॉस्ट भी बढ़ रही है एक तरफ से, जब इकोनॉमी ओपन कर रही है। कंपनी जो लास्ट ईयर के आप उनका मार्जिन इम्प्रूवमेंट्स देखे, उसमें कई सारे जो बेनिफिट्स थे वो थे कि ट्रैवल, एम्प्लॉय ट्रैवल, अदर बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस एंटरटेनमेंट, ये सब जो कॉस्ट थे ये काफ़ी हद तक कम हुए थे। पर अब ये भी एक ट्रैवल कॉस्ट भी बढ़ रही है, एंड एज ऑयल प्राइसेस राइज तो ट्रैवल और भी एक्सपेंसिव हो रही है। बिजनेस एंटरटेनमेंट as food prices go up, वो भी expensive हो जाएगी। तो it's not just labor shortages, it is not just commodity prices, but ये business travel भी एक cost item है जो कि बढ़ रहा है। अच्छा पुनीता मैम, आपसे दो प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं मेटल्स, आई मीन इंक्लूडिंग बोथ फेरस एंड नॉन फेरस। अभी अगर आप देखें 44th डे ऑफ वॉर चल रहा है, बट स्टिल अगर आप देखें कोई ब्रेक थ्रू नहीं है इसमें। मेटल इंडेक्स आई मीन ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आपको लग रहा है कोई चांसेस कूल ऑफ होने के, कि मेटल्स में कोई कूल ऑफ हाल फिलहाल में आएगा? आई मीन फॉर इट्स दिस सेक्टर इटसेल्फ, जैसे मान लीजिए अगर मैं ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, तो मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए? प्लस शायद इसका अगर ये कूल ऑफ होता है तो ऑटो के लिए एक बेनिफिट होता है, बाकी दूसरे सेक्टर्स के लिए बेनिफिट होता है। मेटल्स पे आपका आउटलुक क्या है मैम? एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट बना के अगर कोई इन्वेस्टर बैठा है तो ये बुक करने का एक उचित वक्त है या नहीं है इस वक्त? देखिए, कमोडिटी प्राइसेस पे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, और कमोडिटी कंपनीज खुद भी इतना अच्छे से प्रिडिक्शन नहीं दे पा रहे हैं कि उनके प्राइसेस कैसे बढ़ेंगी या घटेंगी। तो मैं एक स्टील कंपनी के बोर्ड पे भी हूँ, पर ये फिर भी आई थिंक किसी को भी विजिबिलिटी नहीं है कि कमोडिटी प्राइसेस 6 महीने में किस लेवल पर होंगी। बट ये ज़रूर है कि अगर डिमांड थोड़ी कम हुई, बिकॉज अगर ग्रोथ इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी कम हुई, अगर फेड काफ़ी हद तक रेट हाइक्स करे और ये सिचुएशन थोड़ी मैनेज हो, तो कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ करेगी। सेकंड, अगर रशिया यूक्रेन के सिचुएशन में कुछ इम्प्रूवमेंट आए, तब भी कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ करेंगी। तो ये सिर्फ वन वे नहीं है, मेरे हिसाब से वॉलेटाइल रहेगा एंड सिचुएशन डिपेंडेंट रहेगा। तो सिर्फ ये इतना वरी नहीं करना चाहिए कि ये एकदम रनअवे प्राइसेस हैं और बढ़ती ही चली जाएंगी। कहीं हद तक
सप्लाई डिमांड बैलेंस से ही थोड़ा मैनेज हो सकता है। अच्छा मैम, आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा। आई मीन फेड की जो भी कमेंट्री रही और उसकी भाषा शैली को आप जैसा भी समझती हैं, उसको देखते हुए आपका यूएस की आईटी कंपनियों या फिर भारत की आईटी कंपनियों के लिए 6 महीने का आउटलुक क्या है मैम? इस बार के जो एसेंचर के नंबर्स थे वो तो स्ट्रॉन्ग थे, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन हमारी आईटी कंपनियां वहीं से सबसे सब्सटेंशियल रेवेन्यू लेके आती मैम, तो आपका आईटी को लेकर इस वक्त रुझान क्या है? आईटी सेक्टर में डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी, प्राइसेस भी कॉन्ट्रैक्ट्स की बढ़ रही हैं। अब ये देखना है कि ये जो एक्सपोर्ट ड्रिवन जो कंपनीज हैं, क्योंकि यूएस का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, तो जो एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज हैं इंडिया में, विच इज आईटी इंक्लूडेड, उनमें एक ये पॉजिटिव ट्रेंड तो रहेगा। अब ये देखना है क्योंकि इनके एम्प्लॉयज भी काफ़ी, किनके एम्प्लॉयज यूएस में हैं, किनके एम्प्लॉयज ज़्यादा इंडिया में है। कई सारे इंडियन आईटी कंपनी जो है अपना एम्प्लॉय रेशो जो है वो यूएस में बढ़ाई चली जा रही थी लास्ट फ्यू ईयर्स से। तो क्योंकि उनका जो एम्प्लॉय रेशो बढ़ रहा है यूएस में और वहाँ पर वेज प्रेशर्स बहुत हाई हैं, लेबर शॉर्टेजेस बहुत हाई हैं, तो उनको वहाँ पर थोड़ा सा एक कॉस्ट प्रेशर मेरे हिसाब से फील होगा। अब टू द एक्सटेंट अगर उनमें प्राइसिंग इंक्रीज कर पाए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की, क्योंकि डिमांड स्ट्रांग है, तो ये शायद मार्जिन पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, पर इस पे थोड़ा एक ध्यान देना जरूरी है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी पहलुओं पे, कमोडिटीज़ पे और आईटी पर और आची पॉलिसी पे आपने अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और उम्मीद करते हैं जब आपसे अगली मुलाकात हो तो ये वॉर की सिचुएशन खत्म हो चुकी हो, एक बदले माहौल में आपसे बातचीत हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम में शामिल। भारतीय बाजारों में तगड़ी रौनक देखने को मिल रही है, बहुत ही शानदार सत्र साबित हो रहा है। सुबह के डिप के बाद जो रिकवरी है वो स्मूथ है। 17,821 पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में 244 अंकों की बढ़त और मिड कैप इंडेक्स 355 पॉइंट ऊपर है। समित चौहान के हाथ एक ट्रेड है, वो पहले लेते हैं, फिर सुमित को जोड़ेंगे अर्निंग्स पर, खासतौर से आईटी की बात करेंगे। समित बताइए। एक कैश में है, एक फ्यूचर्स में है। कैश में एमएसटीसी काफी अच्छा लग रहा है। जनरली ये स्टॉक उतना हलचल में नहीं रहता है, बट आज जैसे उसकी प्राइस डेवलपमेंट वॉल्यूम के साथ हुई है, ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छी खासी मूव दे सकता है। सो 375 के टारगेट के लिए एमएसटीसी बाय करने की सलाह होगी। 349 का अभी भाव चल रहा है, 336 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। और जो फ्यूचर में लेना है वो एमएफएसएल रहेगा। एमएफएसएल एक काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, बट 2-3 दिनों से ये स्टॉक में लोअर लेवल से जैसे खरीदारी आ रही है। आज इसमें ब्रेकआउट के कहीं ना कहीं इंडिकेशंस है, और अगर आप फ्यूचर में भी देखिए इसका लगभग 2.5% का आज ओआई एडिशन हुआ है। तो ये स्टॉक यहाँ से पॉइज्ड है, एटलीस्ट 835 840 तक ये मूव दे सकता है। करंट लेवल पे अगर बाय करता है फ्यूचर में जो 809 का भाव चल रहा है, यहाँ पे 796 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 96 का स्टॉप लॉस और टारगेट क्या कहा आपने मैक्स फाइनेंशियल में? 796 का स्टॉप लॉस और 840 का टारगेट। 840 का टारगेट। तो मैक्स फाइनेंशियल और एमएसटीसी दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैक्स फाइनेंशियल 3.3% ऊपर है, 810 840 के लिए फटाफट ट्रेड लिया जा सकता है। दूसरी तरफ एमएसटीसी में भी एक समा बना है तेजी का, वो काउंटर भी है। कैश मार्केट का ट्रेड है, कभी कभी चलता है, जब चलता है तो एक तरफा तेजी देखने को मिलती है, उस पर ही आप ध्यान दीजिए। वो भी एक तगड़ा मोमेंटम ट्रेड आपके सामने करीब 6.5% ऊपर है, तो यहाँ पर मौका खरीदारी का। अच्छा, हम वो जो टायर स्टॉक्स की बात कर रहे थे, एक बार सीएट आपको दिखा देते हैं। सीएट अब 12% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हमने बातचीत की थी तब 7%, बस इसकी चाल शुरू ही हुई थी और उसके बाद एक तगड़ी तेजी देखने को मिली। काबा साहब ने 1150 का टारगेट दिया था। लेकिन अब फोकस आईटी काउंटर्स पर। आईटी क्यों? क्योंकि दरअसल सोमवार को चौथी तिमाही के नतीजे किक ऑफ होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले टीसीएस अपने नतीजे पेश करने वाला है सोमवार शाम को, फिर 13 तारीख को इन्फोसिस आएगा, उसके आगे फिर माइंडट्री, बाकी कंपनियों का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन Q4 आईटी कंपनियों के लिए क्या लेकर आएगा और ऑफ कोर्स टीसीएस से क्या एक्सपेक्टेशन है? तो पहले सेक्टर को एनालाइज कर लेते हैं। सुमित हमारे साथ है। सुमित, Q4 नॉर्मली छुट्टियों की वजह से एक थोड़ा सा ठंडा क्वार्टर रहता है, लेकिन पोस्ट कोविड सब जगह सब दूर भर भर के काम डिजिटल साइड पर हो रहा है। इस Q4 की खासियत क्या होगी?
देखिए कुछ चीज़ों में जो हाउस व्यूज़ हैं अलग अलग, कोटक की रिपोर्ट देखी, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट देखी, सबने अलग अलग तर्क रखे हैं। दो तीन चीज़ें जो बहुत ही की हाईलाइट रहने वाला है इस क्वार्टर में, वो रहेगा वेज हाइक का इम्पैक्ट थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एट्रिशन लास्ट क्वार्टर में पीक करके गया है, तो इस क्वार्टर में शायद उसके आधार पर वेज हाइक थोड़ा सा रह सकता है और वो शायद सिलेक्टिव कंपनीज के नंबर्स के अंदर आए, जो कि मार्जिन पे इम्पैक्ट करेगा। जो टीसीवी हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज हैं, वो थोड़ा हायर साइड पे रहेंगी इस बार ही, लेकिन सेलेक्टिव कंपनियों के लिए जो गाइडेंस है उसको अपवर्ड साइड पे रिवीजन की बातचीत हो रही है। मिसाल के तौर पे इन्फोसिस, मिसाल के तौर पे HCL टेक, जो शायद थोड़ा बेटर साइड पे रेवेन्यूज जनरेट कर सकती हैं और अपनी गाइडेंस को भी अपवर्ड साइड पे रिवाइज कर सकती है। एक्सेंचर ने जो टोन है वो तो बढ़िया ही सेट की है और वही शायद कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ेगी। लेकिन एक तरफा सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने एक व्यू बिल्कुल साफ रखा है कि जो मिड कैप IT कंपनियां हैं वो फ्रंटलाइन IT कंपनियों को बीट करेंगी नंबर्स के लिहाज से। ये आपकी स्क्रीन पर कुछ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के नंबर्स हैं, जिसमें HCL टेक 1.5%, विप्रो 2.5%, टेक महिंद्रा 3%, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन आप सामने देखिए मिड कैप को, टाटा एलेक्सी 7%, परसिस्टेंट 5.5%, एम्फेसिस 5.5%, L&T टेक करीब 5% की यहां पर भी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ सकती है। इवन माइंड ट्री, L&T टेक, इन दोनों में भी, L&T इन्फोटेक दोनों में भी 4.5% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। वापस अगर आप फ्रंट लाइन पर आएंगे तो वही 3-3.5% के आसपास की ग्रोथ यहां पर भी देखने को मिलेगी। तो मिड कैप में जो सीसी ग्रोथ है वो ज्यादा बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेगी फ्रंट लाइन कंपैरिजन में, और सिचुएशन वाइज भी माना जा रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से शायद अभी भी कुछ सिलेक्टिव मिड कैप ज्यादा बेटर पोजीशनड है। तो मिड कैप स्टॉक्स ज्यादा बेटर पोजीशन रहेंगे, लेकिन IT स्पेस का सबसे बड़ा फ्रंट रनर TCS क्या पोजीशन दिखा सकता है। इस पर क्या रफली एस्टिमेट्स है, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ कितनी रहेगी, मार्जिन्स की स्थिति क्या रहेगी? देखिए TCS से पहले एक चीज बड़ी सही समझने लायक है कि बहुत कुछ इसमें हुआ नहीं है। एक बायबैक का ट्रिगर था, इसलिए ऊपर की तरफ भी तेजी कैप थी और नीचे की तरफ भी डाउनसाइड कैप था, तो इसी एक दायरे के अंदर 400 अंकों के दायरे में TCS घूमता हुआ दिखाई पड़ा है। ये कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। डॉलर रेवेन्यू करीब 668 करोड़ रुपए के, करोड़ डॉलर के आसपास के आएंगे, 2.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रुपी टर्म्स में 50,390 करोड़ रुपया, करीब 3-3.5% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिलेगी। तो स्लाइटली यानी 60 बेसिस पॉइंट के आसपास का बेनिफिट इन्हें रुपी डॉलर की इक्वेशन से रहेगा। सीसी टर्म्स में ग्रोथ 3-3.25% के आसपास रहेगी, मुनाफा 3% बढ़ने का अनुमान है, मार्जिन फ्लैट रहेंगे और EBIT बेसिस पर भी करीब 200 से 300 करोड़ रुपए की एक बढ़त यहां पर देखने को मिल सकती है। मार्जिन फ्लैट एक इस सिनेरियो में रहेंगे जबकि वेज हाइक का एक इंपैक्ट शायद देखने को मिल रहा है। डॉलर रेवेन्यू 2.5% और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वहां पर भी करीब 3% के आसपास की बातचीत है कि शायद ग्रोथ देखने को इस तिमाही के अंदर मिल सकती है। जो 2-3 चीजें क्रूशियल हैं वो ये कि अलग अलग हाउस व्यूज में लोअर एंड पर 2.5% के आसपास की सीसी ग्रोथ और अपर एंड पे करीब 3.5-4% के आसपास की सीसी ग्रोथ की बातचीत की गई है। इसके अलावा कंपनी के जो आने वाले नंबर्स में मार्जिन है मोर लेस 25% रेंज में रहेंगे, लोअर एंड पे 24.5%, अपर एंड पे 25.5% के आसपास की बातचीत है। इनका यूक्रेन रशिया क्राइसिस का थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, तो उसके ऊपर कमेंट्री किस तरह की रहती है ये एक पार्ट क्रूशियल रहने वाला है। और क्योंकि कंपनी जो है यूरोपियन करेंसीज में रफली 15-16% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती है, तो वहां कैसा इंपैक्ट है, और डॉलर क्योंकि मजबूत हुआ तो डॉलर रेवेन्यूज में किस तरह का इंपैक्ट वहां से आता है, ये एक और पार्ट रहेगा जो क्रूशियल रहेगा। क्योंकि बायबैक करके गए हैं तो प्राइस को ऑलरेडी एक बफर मिला हुआ है, 37 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है, मिड रेंज में है, तो कोई भी सरप्राइज स्टॉक को शायद एक बढ़िया तेजी दिला सकता है और IT सेक्टर को इनफैक्ट एक बड़ा टेलविंड दे सकता है। तो अगले अगला हफ्ता जो है उसमें पहले 2 नंबर जो है बहुत क्रूशियल है, वही टोन सेट करेंगे पूरे स्पेस की। जी हाँ, छोटे हफ्ते की टोन सेट करेगा TCS। सुमित बहुत बहुत शुक्रिया। और TCS और निफ्टी IT के चार्ट में आप देखें एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है कि ये पूरा का पूरा सेक्टर, देखिए कोलैप्स तो नहीं हुआ, आप निफ्टी IT को लेके आइए, कोलैप्स बिल्कुल नहीं हुआ। 9 मार्च से लेके अब तक, यानी बाजार की जब तेजी शुरू हुई थी, इसने बहुत पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत एक रेस्ट्रिक्टेड, बहुत एक सीमित दायरे में अपने आप को, जिसका हाई है करीब अगर आप देखें 37,000 और लगभग अगर आप देखें 35,300 एक लो है। और TCS मानस जिस तरीके से प्लेस्ड है और अभी ना रिस्क दिखाई दे रहा है ना रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है। आपका ठीक है इस स्टॉक पे हल्का सा अगर गाइड कर पाए somebody who is holding TCS जो होल्ड कर रहा है। तो देखिए TCS हो या इन्फी हो, ये दोनों स्टॉक चार्ट पे वीक लग रहे हैं। TCS अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन पैटर्न को देख के अगर आप वीकली चार्ट देखिए या डेली चार्ट देखिए, उस पैटर्न को देख के लगता है कि शायद यहाँ पर गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। यहाँ पर हाई लेवल पे एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी। कोई बाउंस बैक मिले तो एग्जिट करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि करंट लेवल पे एग्जिट करना चाहिए, लेकिन कोई बाउंस बैक मिले
तो एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है और अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करनी है। हायर लेवल्स पर अगर आप देखें लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करिए। अच्छा, अब चलते चलते एक बार एक स्पेस जो कि कुछ देर पहले एक मूव जनरेट कर रहा था वो था पीएसयू बैंक्स। कल भी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग थे और आज भी अगर आप देखें तो आज कैनरा बैंक को देखिए, कुछ देर पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखें एक टिक लगा के ऊपर आया था। आशीष चतुर्वेदी जी आज कैन बैंक को दिख रहा था मैं अगर आप देखें, और पीएनबी को दिख रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे के सारे स्टॉक्स कोलैप्स नहीं हुए। लुक एट कैनरा बैंक, अभी भी अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ। आशीष, जो टर्बुलेंस या फिर जो वॉलेटिलिटी इस वक्त प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में है वो रत्ती भर भी अगर आप देखें पीएसयू बैंकिंग बास्केट में नहीं है। जरा प्लीज आप स्क्रीन पे एक एक करके चार्ट रखिएगा। आप लेके आइए एसबीआई 516 पे एक टिपिकल फ्लैग पे अभी भी फ्लोट करता हुआ। कैनरा बैंक इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में और बहुत अगर आप देखें हद तक हायर लेवल्स पे सस्टेन करता हुआ। कैन बैंक, एसबीआई, इन दोनों में से प्रेफर क्या करेंगे आप? बिल्कुल, तो वीरेंद्र आज सुबह भी हमने जो हमारा टॉप कॉल था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, और अभी भी मेरा मानना है कि जो पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट है बहुत ही प्रॉमिसिंग है। सबसे पहले एसबीआई की बात करूंगा, जहां पे हमें लगता है कि जिस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है 550 के ऑल टाइम हाई जो कि 11 फरवरी के आसपास बने, वो डिसाइसिवली क्रॉस होते हुए मुझे नजर आते हैं और इवेंचुअली स्टॉक 600 रुपए की ट्रेजेक्ट्री में आने वाले आपको 1 से 2 महीनों के अंदर में नजर आ सकता है। तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न है और यहाँ पर पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 505 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग ट्रेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लेना चाहिए। 550 का पहला लक्ष्य और पोजिशनली 600 रुपए की अपसाइड स्टेट बैंक में नजर आती है। कैनरा बैंक मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है और ओवरऑल पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर पे भी मेरे हिसाब से वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट हो चुका है। 244 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 256 के टारगेट्स मैं समझता हूँ इस ट्रेडिंग अपमूव में कैनरा बैंक के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। वीरेंद्र, एक कैश काउंटर में और ऐड करना चाहता हूँ जो मुझे रिकमेंडेशन के तौर पर खबर आ रही है इस बीच। आशीष मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पे सभी वयस्कों को अब लग सकेगा बूस्टर डोज। ये अगर आप देखें महत्वपूर्ण खबर आती हुई, और ये कोरोना वैक्सीन का अगर आप देखें जो 10 अप्रैल से 18 साल के उम्र के सभी अगर आप देखें जो ऊपर के लोग हैं उनको बूस्टर डोज लगेगा। तो 18 अप्रैल से, माफ कीजिएगा, प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगेगा बूस्टर डोज 10 अप्रैल से। तो यानी अगर आप देखें परसों के बाद आप इस बूस्टर डोज को ले सकते हैं सभी अगर आप देखें प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। महत्वपूर्ण खबर अगर आप देखें तो इस बीच एक बार अब लौट के फिर बाजार पे आते हैं। बाजार अगर आप देखें तो अपने हल्के से अगर आप देखें गेंस को जो हमने 2 बजे लिए थे उसको था, बट नॉट सब्सटेंशियली, बट इट्स अ डिसेंट क्लोजिंग। आई थिंक हम डिसेंट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए, अभी कुछ देर पहले आप कमेंट्री सुन रहे थे आशीष चतुर्वेदी जी की कैनरा बैंक पर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, दोनों ही स्टॉक्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी पर आके ट्रेड करते हुए। सिंजन को देखिए आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, इट्स डूइंग वेल, डे हाई पर रहा है। एक बार एक चेक देंगे इसका राजेश सतपुते जी। सिंजन जी बिल्कुल सही का, बहुत बढ़िया यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। जिस तरह से यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप है, मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट पड़ा होना चाहिए वो कम से कम एज ए BTST 670 to 680 का होना चाहिए। सो एट ए लेवल ऑफ 645 650 ये क्लियर कट बाय कैंडिडेट है। आप लॉन्ग करके जाइए, आपका स्टॉप लॉस होगा 640 का, और जैसे मैंने कहा कि ये टारगेट रेंज होगा 670 to 680। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है आज। सिंजीन में एक तेजी और इनफैक्ट सिंजीन तो राजेश सतपुते नींद में आप सिंजीन के बारे में पूछेंगे ना तो आंख बंद करके वो बताएंगे कि क्या अगला लेवल होना चाहिए। इतनी क्लोजली ट्रैक करते हैं और इनका एक फेवरेट स्टॉक है जहां पर ट्रेड बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। अच्छा, 268 के लेवल्स पर आईटीसी आ चुका है, तो ये इनफैक्ट हाइस पर ट्रेड करता हुआ और मजबूती इसकी बहुत ही शानदार है। 4.5% की गेंस यहाँ पर। सुमित जब यहाँ पे थे उन्होंने कहा कि देखिए 1232 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं आईटीसी के, तो आज सोचिए कि कितने लोगों के घरों में आज एडवांस में पहले दिवाली मनाई जा रही है, कितना एक्शन देखने को मिला है। बहुत ही तगड़ा मूव इस आईटीसी के शेयर ने आज दिखाया है। अच्छा, आखिरी 15 मिनटों में 1-2 ट्रेड्स आपके लिए लेकर आते हैं जहां पर मूव्स और मजबूत होने लगे हैं। ऑटो कंपनियों में देखिए जाते जाते बजाज ऑटो में एक स्पाइक आया, आधे % तक का मूव देखने को मिला था, 3806 पर है। HUL में अच्छी खासी खरीदारी हुई है और ऑफ कोर्स SBI लाइफ, ITC, ICICI जैसे स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन बजाज ऑटो अगले हफ्ते के लिए गाबा साहब कुछ आपको ऐसा ट्रेंड दिखा रहा है, कोई सिग्नल कि चलेगा ये काउंटर? बजाज ऑटो
लगता है चलना चाहिए। 3775 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड ऑन है, 3850 पॉसिबल है बजाज ऑटो। ओके, तो 3850 के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम आया, देखते हैं सोमवार सुबह में क्या ट्रेड निकालता है। फिलहाल 1.25% ऊपर। मोमेंटम कॉल्स की बारी। असद, पहला ट्रेड आपका क्या है? आई थिंक आई गो विद आईटीसी। जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट दे रहा है, मुझे लगता है कि 264 का स्टॉप लॉस लेके वी मे सी ए टारगेट अराउंड 275 टू 277, बट आईटीसी इज लुकिंग वेरी गुड। सॉरी, आई मिस द टारगेट। 277 के टारगेट के लिए आईटीसी। अच्छा, 2017 का साल असद आपको याद होगा जब 300 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता था, क्या उस डायरेक्शन में फिर बढ़ रहा है? ये काफी मंथली 4-5 महीने का ऊपर ट्रैवल करे इन टर्म्स ऑफ द स्विंग के हिसाब से देखेंगे तो, बट इट हैज नेवर बीन ए ट्रेडिंग स्टॉक टू बी ऑनेस्ट सदा जी। बट एट द सेम टाइम आज जिस हिसाब से इसका ओपन बिल्ट अप हो रहा है और मोमेंटम दिख रहा है, मुझे लगता है कि इट विल हैव अ डिसेंट ट्रैक्शन इन द अपसाइड। सो आईटीसी को हम रखना चाहिए दायरे में टू ट्रेड इन द अपसाइड को इग्नोर नहीं करना है। और आईटीसी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है दरअसल इस रैली में। वो काउंट है आपके सामने। वायदे में भी अच्छी खासी चमक देखने को मिल रही है। हाल की तरफ से एक अपडेट आता हुआ, उड़ान स्कीम के तहत इन्होंने पहला सिविल एयरक्राफ्ट डिलीवर किया है। इनफैक्ट उसकी तस्वीरें ट्विटर पर तो आ ही गई हैं। एक छोटू सा आईटीआर टाइप लग रहा है ये, लेकिन हाँ, ये डेवलपमेंट है हाल की तरफ से। और ये स्टॉक एक परफॉर्मर रहा है इस हफ्ते का, आज 2.5% ऊपर। मानस जायसवाल, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए, मेरा ट्रेड है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे, क्योंकि यहाँ पर करीब 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने आज प्राइस ब्रेकआउट दिया है। वहां पर हायर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1180 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं, जो कि 1270 के आसपास है। करंट लेवल्स पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस खरीदारी करने की राय है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर आपकी खरीदारी की राय है। समित, आप ट्रेड क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, एसबीआई लाइफ हमने ऑप्शन में दिया है, जो एक हफ्ते के पर्सपेक्टिव से है, बट मंडे के लिए भी अगर कोई बीटीएसटी भी करता है या मोमेंटम ट्रेड करता है तो एसबीआई लाइफ कैश या फ्यूचर में भी ट्रेड किया जा सकता है। अभी लगभग 1160 है, तो 1142 का स्टॉप लॉस होगा और 1-2 दिन के लिए हमें लगता है कि 1188 से लेके 1195, सो 1190 का आप लगभग टारगेट मान के चल सकते हैं। एसबीआई लाइफ अगर आप देखें, आपको बहुत कन्विक्शन के साथ इस वक्त क्लोजिंग में लगता हुआ कि आप इसे कैरी करके अगले सेशन में ले जाएंगे। वाकई अगर आप देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है। हालांकि याद रखिएगा, इसके ऑप्शंस में बहुत धीरे धीरे इंपैक्ट आता है, बहुत धीरे धीरे इंपैक्ट आता है। खैर, आशीष चंद्रमोता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र, काफी स्टॉक्स की बात की, बट मुझे लगता है कि एक एफएनओ में जो स्टॉक होगा वो सीमेंस होगा। सीमेंस में मेरे हिसाब से 2600 रुपए की तैयारी इस स्टॉक में हो रही है, तो 2600 के लक्ष्य के लिए सीमेंस में खरीदारी करनी चाहिए। 2480 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। और एक स्टॉक में कैश में और रिकमेंड करूंगा वीरेंद्र, वो है आईएफएल फाइनेंस। जिस तरह का वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट, एक वॉल्यूम बन रहा है लास्ट 3 हफ्तों का, और एक बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन, और स्टॉक ने 5 हफ्ते के हाई स्कोर क्रॉस किया है। मेरा मानना है 375 के लक्ष्य आईएफएल फाइनेंस में देखने को नजर आएंगे। 318 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड आईएफएल फाइनेंस में लिया जा सकता है। आईएफएल फाइनेंस में अगर देखें तो आप लॉन्ग ट्रेड 332 का अगर आप देखें तो यहाँ पे स्पॉट का लेवल है और इसको आप कैरी कर रहे हैं डिलीवरी पोजीशन के लिए। और स्क्रीन पर जब जब देखो तो आईटीसी नया मुकाम हासिल करता हुआ, लुक एट आईटीसी नाउ ऑलमोस्ट रोलिंग में 270 को स्ट्राइक करता हुआ। और एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए जो कि हमने इस कार्यक्रम में डिस्कस किए थे। लुक एट जेके टायर्स नाउ ऑलमोस्ट 148 की ट्रेजेक्टरी को छूता हुआ डे हाई पर, आपका माफ कीजिएगा 138 की ट्रेजेक्टरी को छूता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में स्ट्रॉन्ग मूव दिया है यहाँ पर। एक बार सिंजन को भी ले आइए, क्योंकि मेरे स्क्रीन पर जो अब टिक्स आ रहे हैं उसके मुताबिक इस स्टॉक में इमेंस शॉर्ट कवरिंग, यानी इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट पहले अगर आप देखें आ रहे थे, अब अगर आप देखें ओआई घटने की टिक्स भी आ रहे हैं। दैट मीन्स हायर लेवल से जो शॉर्ट कवरिंग है वो कवर हो रही है। राजेश जी, 661 का मतलब ये है कि ये अपना जनवरी फर्स्ट वीक का हाई CY22 का क्रॉस कर गया।
अब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी 675 से लेकर करीब करीब 687 जो कि सितंबर 2021 का हाई है, उसकी बन रही है क्या? इसलिए मैंने वो रेंज कहा था कि 670 टू 680, तो ये ट्रेजेक्टरी होती है कि यहाँ तक तो जाएगा। तो इस लेवल पे एट अ लेवल ऑफ 655 आप डेफिनेटली सिंजिन को लेके जाइए। स्टॉप लॉस अभी ट्रेल होगा, स्टॉप लॉस होगा 645 पे। तो सिंजिन जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है और जिस तरह से लेवल्स निकाल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे BTST एक अच्छा कैंडिडेट होगा। वीरेंद्र जी, मैं अपना जो कैंडिडेट दे रहा हूँ, जो नया कैंडिडेट होगा BTST के लिए, वो जो स्टॉक जिसका जिक्र शो के शुरू में हुआ था वो था ग्रासिम। देखिए, ग्रासिम का स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्लियर कट आप कह सकते हैं कि एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है, और वो जो बेयर ट्रैप है ये यहाँ पे मुझे लगता है ट्रिगर हो रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है 1740 के ऊपर, तो मुझे लगता है जो अगला पड़ाव होगा वो रहेगा 1820 से लेकर 1840। सो ग्रासिम बाय करके जाइए, स्टॉप लॉस रखे 1760 पर। शुरू हुई थी वहीं पर वापस लौटते हुए ग्रासिम का ट्रेड 1770 के लेवल्स पर इस समय खड़ा करना है। आशीष भाई, आपका ट्रेड क्या है? तौर पे ब्रिटानिया रहेगा, जिस हिसाब का राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर बनाया ब्रिटानिया में, और एक हम बोल सकते हैं कप एंड हैंडल जो एक पैटर्न है, क्लासिक पैटर्न, वो स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप आज के डेट में हमने देखा है। तो ब्रिटानिया में खरीदारी की सलाह है। 3310 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और 3420 और 3530 जो कि इसका 200 डेमा भी है, तो हमें लगता है कि ये वहाँ तक मूव कर सकता है। एक तो ब्रिटानिया में कॉल है, और दूसरी कॉल है मेरी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में। ये हमने कल भी डिस्कस किया था स्टॉक। हमें लगता है कि जिस हिसाब का मूव SBI लाइफ में आज देखने मिला है, ICICI प्रू में भी जल्दी वैसा ही एक मूव देखने मिल सकता है। तो ICICI प्रू में भी खरीदारी की सलाह है। 527 का एक एसएल लगाकर 550 के टारगेट्स के लिए ICICI प्रू में खरीदारी पोजिशन बनाई जा सकती है। है एक तो ICICI प्रू 550 का टारगेट और 3520 के लिए ब्रिटानिया, ये दोनों ट्रेड्स लेकर चले। समित, आप क्या ट्रेड लेंगे अगले हफ्ते के लिए? देखिए, यहाँ पे एक कैश सेगमेंट का काउंटर है जिसमें अभी तक मोमेंटम स्टार्ट नहीं हुआ है, बट हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। ग्रेफाइट स्टॉक होगा, ग्रेफाइट इंडिया, जिसने रिसेंटली एक अच्छी मूव दी है 500 के लेवल से 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर। लगभग 3 दिनों से ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और वीकली चार्ट उसका काफी ज्यादा यहाँ पे एनकरेजिंग लग रहा है। तो हमें लगता है कि ग्रेफाइट यहाँ से एक अच्छी मूव एक्सटेंड कर सकता है। 544 के स्टॉप लॉस से अगर आप लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर अगर मूव होता है तो काफी फास्ट मूव होगा, तो ये 600 बियॉन्ड के लेवल्स भी दिखा सकता है। इनफैक्ट इसमें आपका वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, क्योंकि खिलाड़ी में आपने ट्रेड दिया था, तो वहां पर प्रॉफिट बुक किया है या फिर अभी भी ओपन है ये ट्रेड? जी हाँ, होल्ड किया। ओके, होल्ड किया है। इनफैक्ट बहुत बढ़िया रिटर्न समित एंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद राजन ने जो ट्रेड्स दिए वहां पर एक कंपटीशन बहुत ही हीटअप हो गया। उसकी भी एक झलक आपको दिखाएंगे बाजार बंद होने के बाद। खिलाड़ी नंबर 1 फैंटास्टिक रहा है इस हफ्ते का। गाबा साहब, बताइए आपका ट्रेडिंग कॉल क्या रहेगा इस समय? आज ऑटो क्षेत्र में कुछ हरकत नजर आती है, इसलिए मैंने चुना है ऑटो क्षेत्र से महिंद्रा एंड महिंद्रा। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 840 जोन्स पर, बस उसी के नीचे स्टॉप लगाना चाहिए। मुझे लगता है ये 870 तक 880 तक जाना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा। 880 तक के लेवल्स। अच्छा गाबा साहब, ऑन अ लाइटर नोट, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अब बाजार ठंडा है, नरमी देखने को मिलेगी, शॉर्ट कॉल्स देख रहे थे। आज के मूव ने मूड बदला है ना आपका? बिल्कुल, वो प्योरली ट्रेडिंग बैट था, क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुके थे, एक्सटेंडेड मूव थे, इसीलिए वीकनेस नहीं थी। चलिए, अच्छा है, क्योंकि जब आप मंदी की बात करते ना तो आपके एनर्जी लेवल्स भी थोड़े से नर्म हो जाते हैं। अब आप तेजी की बात कर रहे हैं, हम श्योर एनर्जी लेवल्स भी पिकअप होंगे अगले हफ्ते। राजेश अग्रवाल, आप कोई ट्रेड लेकर जाएंगे? राजेश अग्रवाल साहब, आपको आवाज सुनाई दे रही है? पहला स्टॉक हमारा ग्रासिम का रहेगा, जहाँ की अगर आप देखें तो कॉस्टिक के जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा तेजी बनी है, जिस कारण से कॉस्टिक। जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। यस सर। हेलो हेलो अग्रवाल साहब, बोलिए, ग्रासिम की बात कर रहे हैं आप? आपको आ रही आवाज?
जी राइट। ग्रासिम ले जाना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से कॉस्टिक में तेजी बनी हुई है उससे कॉस्टिक के सारे ही प्लेयर्स, फिर वो टाटा केमिकल्स हो, कैम्प्लास्ट हो, सब में ही तेजी है। बट ग्रासिम हमें विशेषकर अच्छा लगता है क्योंकि एक तो कॉस्टिक का प्ले है, दूसरे फर्टिलाइजर में भी डिमांड बनी हुई है, तीसरे अगर आप देखें तो अल्ट्राटेक में जो इनकी हिस्सेदारी है उसकी वजह से सीमेंट का प्ले भी है, BCL में होल्डिंग है। और इन सब चीजों के बीच में अगर आप देखेंगे तो तीसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे और चौथी तिमाही में भी हम ये मान के चल रहे हैं कि नंबर्स बेहतर आएंगे। 22 के आसपास की पी पे ये ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि अपसाइड बहुत अच्छा बनता है। छोटी अवधि की बात करूं तो करीब 1900 का टारगेट, बट थोड़ी सी लंबी अवधि रखा जाए तो 2200 के टारगेट हो सकते हैं। और दूसरा स्टॉक एक ऑटो एंड सैलरी स्पेस से है, GNA-XL। तीसरी तिमाही के नतीजे दबाव में आने के कारण से स्टॉक लगभग आधा हो गया अपने 52 वीक हाई से, लेकिन अब जिस तरीके से अच्छे रुझान आ रहे हैं क्लास 8 ट्रक्स मैन्युफैक्चर की तरफ से, खास करके US और यूरोप से, जहां इनकी 67% की रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आती है, और डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर आप देखें तो CV और फार्म इक्विपमेंट दोनों से ही अच्छे रुझान आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये एक्सेल प्लेयर है, रियर एक्सेल बनाता है, यहाँ इसके बड़े अच्छे अपसाइड हो सकते हैं। दूसरे कुछ नए प्रोडक्ट्स भी ये लॉन्च कर रहे हैं और कॉस्ट कंट्रोल की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिसका रन से ये तीसरी तिमाही में दबाव में आया था वो अब पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि मौजूदा स्तर से 20-25% की बढ़त आने वाले एक क्वार्टर में दे दे। तो यहाँ पे नजर रखने की सलाह रहेगी। अच्छा राजेश जी, एक बात जरा नायका का चार्ट लेके आइएगा। नायका की लिस्टिंग धमाकेदार हुई थी, पैसा दोगुना हो गया था, आपको सभी को मालूम है। 2 दिसंबर को इसने हाई लगाया था, 2505 का डिप आया, 1220 का लो है, लेकिन सब्सटेंशियल रिकवरी अगर आप देखें लोअर लेवल से है। राजेश जी, नायका, पेटीएम, मतलब 197 कम्युनिकेशन, जोमेटो, इन सब में कोई इंटरेस्ट है आपका इन लेवल्स पे? कुछ क्लाइंट्स को खरीदवाया है क्या लोअर लेवल्स पे? देखिए, समय की पाबंदी थी, अंततः मैं एक स्टॉक इसमें नायका का ही जोड़ने वाला था। इतने करेक्शन के बाद करीब 2500 के लेवल्स जाने के बाद ये वापस 1300-1400 तक उतर गया था और वापस 1800 तक आ रहा है। जिस तरीके से ये अनलॉक खुल रहा है ना, तो लोगों की बाहर आने जाने की स्थिति चेंज होती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, खास करके कॉस्मेटिक्स वगैरह, वहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है। इनके टाइप्स अच्छे ब्रांड्स के साथ है। एक इकलौती ई-कॉमर्स की कंपनी कह सकता हूँ, या बहुत रेयरली ऐसी कंपनी है जो मुनाफे पे बैठी है। 40 सिटीज़ में करीब 80 स्टोर्स इनके हैं। और पिछले दिनों में कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था कि कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ भी इन्होंने टाई अप किया है। मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छा अपसाइड बन सकता है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले साल भर के अंदर ये जो इनकी ऊंचाई थी 2500 के आसपास की, वो दोबारा छू ले। इसके अलावा अगर फिनटेक कंपनी कहा जाए या ई-कॉमर्स की कंपनी कहा जाए, तो इस वक्त मैं सिर्फ नायका के साथ ही जाना चाहूँगा। दूसरे में थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। नायका को हाँ, बाकी को अगर आप देखें किसी को नहीं अभी हाँ नहीं कहेंगे आप। बीच में 1-2 स्टॉक्स और देख लीजिए जिनको मंडे मॉर्निंग को आपको देखना पड़ेगा। कंटेनर कॉर्प बहुत सीरियस एफर्ट करता हुआ अपने फ्लैग पर फोर्ट करने की, यानी अगर आप देखें जो पैटर्न्स इसने 2-3 दिन पहले अगर आप देखें जिससे इमर्ज हुआ था ये स्टॉक 6 अप्रैल को, उस लेवल को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ मानस पॉसिबली अगर आप देखें ये इस कार्यक्रम का आखिरी स्टॉक होगा। 720 के ऊपर अगर कंटेनर कॉर्प ट्रेवल करता है, ट्रेड करता है, या फिर 710 के ऊपर, तो इस क्लासिकल फ्लैग का जो टारगेट है, प्राइस पोजीशन है हायर लेवल्स पे, क्या होगा वो? तो देखिए 2 दिन पहले स्टॉक ने जो जनवरी के हाईज थे उसको ब्रीच किया था। उसके बाद कल हमें प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल पे देखने को मिली। लेकिन देखिए आज का जो मूव है वो तो क्लियर कट ब्रेकआउट केस है वीकली चार्ट पे, क्योंकि वीकली चार्ट पे जो हर्डल था 700 रुपए के आसपास वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 745 के आसपास का रहेगा। पोजीशन ट्रेड करंट लेवल्स पे लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 684 के नीचे रखिए और टारगेट सेट करिए 745 के। ओके, तो कॉनकॉर में ट्रेड भी कैरी करने वाला है और कॉनकॉर का जिक्र हम कल परसों ही कर रहे थे। एक तगड़ा मूव इसने दिखाया 706 के लेवल्स पर। जाते जाते कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ाई है। बजाज ऑटो भी पॉजिटिव टेरिटरी में। कोटक में कोई ट्रेड जो आप कैरी करना पसंद करेंगे आशीष चतुर्मोता?
जी देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर पे बेस बिल्डिंग बिल्कुल शुरू हो चुकी है और अभी जो बहुत ही शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स हम देखते हैं वहां पर पे एक रिवर्सल स्टॉक में आया है। तो डेफिनेटली 1765 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की हमारी राय रहेगी। ऊपर में मैं मानता हूँ 1860 1870 की ट्रेजेक्ट्री 2 से 3 दिनों में कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में आती हुई नजर आ सकती है। तो कोटक में इनफैक्ट एक लॉन्ग का ट्रेड तेजी की तरफ आप कैरी करके चले, मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिला है। तो इस हफ्ते ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक वीकली परफॉर्मेंस ठीक रहा, लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस आया ना वो मिड कैप स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप इंडेक्स कल तक 2.5% ऊपर था और आज का 1% जोड़े तो 3.5% चला है आज इस पूरे हफ्ते, और ये इनफैक्ट 300 पॉइंट की बढ़त पर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। और ऑफ कोर्स निफ्टी हायर एंड पर ठीक उस रेंज की ऊपरी तरफ जाकर टिक रहा है जो हम बात भी कर रहे थे 17,800 की। तो 17,600 से 800 का रेंज था 200 पॉइंट का, और उस हायर एंड की तरफ टिकता हुआ निफ्टी 156 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। आईटी इंडेक्स लार्जली फ्लैट था, लेकिन वहां पर भी रिकवरी आई है। इस हफ्ते में देखिए क्या मूव करने में कामयाब रहा है। अदानी पोर्ट 7% के गेन्स स्टॉक ने दिखाए हैं। एनटीपीसी जैसा काउंटर 6% ऊपर। हीरो मोटोकॉर्प में भी एक तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है। वो आईटी वाले मामले के बाद जो स्टॉक पिटा था तो एक बाउंस बैक 5% के गेन्स। और ग्रासिम में आज की तेजी काफी थी, 6% ऊपर दरअसल ये काउंटर ओवर द वीक उभर कर आया है। मिड कैप में जो आउट परफॉर्मेंस रहा है 25% की तेजी चेन्नई पेट्रो ने दिखाई। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, सारी होल्डिंग कंपनियों में एचडीएफसी बैंक के वो मर्जर के डेवलपमेंट पर होल्डिंग कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, 15% ऊपर। पावर काउंटर्स में टाटा पावर, पीटीसी जैसे ट्रेड्स रहे हैं जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग हुई है। इनफैक्ट पावर एक विनर रहा है इस पूरे हफ्ते। हालांकि आईटी कंपनियों में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। इन्फोसिस 4.5% नीचे अगले हफ्ते के नंबर से पहले। विप्रो में कुछ करेक्शन, टेक महिंद्रा में कुछ करेक्शन, और ऑफ कोर्स बजाज फिनसर्व में भी हमने देखा थोड़ा दबाव देखने को मिला है। ये ओवर द वीक के तेजी और मंदे वाली ट्रेड्स आपके सामने आ रहे हैं। जीएचसीएल, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, सुंदरम फास्टनर्स, बिरला कॉर्प जैसे दूसरे काउंटर्स थे जहां पर 5 से 6% तक का करेक्शन ओवर द वीक देखने को मिला है। लेकिन वापस लौटते हैं आज के ट्रेड पर, और आज का ट्रेड बड़े इवेंट वाला ट्रेड था। क्रेडिट पॉलिसी आई, क्रेडिट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आगे की कमेंट्री इंडिकेट कर रही है कि अब रेट बढ़ने लगेंगे। ऐसे दिन एक बाउंस बैक देखने को मिला। 17,798 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में ज्यादा जोश देखने को मिला है। डे लो से एक बहुत बढ़िया चाल इसकी रही है। 37,791 पर दरअसल निफ्टी बैंक भी टिकता हुआ 250 अंकों तक का उछाल यहां पर नजर आया है। जाते जाते आईटी कंपनियों में थोड़ी बहुत खरीदारी आई, करीब 33 पॉइंट का इजाफा, लेकिन मिड कैप इंडेक्स स्टार परफॉर्मर है, इसने आउट परफॉर्म किया है दरअसल निफ्टी और निफ्टी बैंक को। वेरी क्विकली आपके लिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, बढ़ने वाले शेयर आज दिन भर ज्यादा थे गिरने वालों की तुलना में, वो भी एक अच्छा संकेत है। स्मॉल कैप इंडेक्स 46 पॉइंट ऊपर, तो आज दरअसल मिड कैप्स का ही दिन साबित हो रहा है। तो जो प्रोविजनल क्लोज है उसमें 17,800 पर हम टिके हैं, एक अच्छा संकेत है। एडजस्टेड बेसिस पर देखते हैं क्या ये लेवल मेंटेन होता है या नहीं। हीट मैप आपके लिए फाइनली लेकर आएंगे और वो जो आपको इंडिकेट करेगा कि आज मार्केट में कितनी रौनक थी। तो एक ही लाइन है जहां पर हमने देखा कुछ मंदी के सौदे, एचसीएल टेक, एनटीपीसी, मारुति, टेक महिंद्रा जैसे ट्रेड्स में करेक्शन। सिप्ला में हमने देखा 2.5% तक का दबाव, लेकिन आज के परफॉर्मर्स में ऑफ कोर्स ग्रासिम सबसे बढ़िया ट्रेड देखने को मिला है। आईटीसी 52 वीक हाई पर टिकता हुआ 268 पर 4.5% ऊपर। फॉलो किया एसबीआई लाइफ ने। मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी थी, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो या फिर आपका टाटा स्टील जैसा ट्रेड, हिंडाल्को जैसा ट्रेड, खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा गौर करिएगा अपोलो हॉस्पिटल, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स जहां पर तेजी बनती हुई दिखाई दी है। आज यहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिली। बैंकों में जो तेजी आई उसमें गौर करने वाली बात होगी कि कोटक महिंद्रा बैंक 1.5% ऊपर, इंडसइंड बैंक में भी 1.5% तक की बढ़त देखने को मिली। ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहा है आज के ट्रेड का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक जैसे ट्रेड्स, एक्सिस बैंक जैसे ट्रेड्स आधा % तक का योगदान देने में कामयाब रहे हैं। तो ये इनफैक्ट मार्केट की आज की चाल एडजस्टेड बेसिस पर 17,784 पर निफ्टी जाकर टिका है। वीरू इनफैक्ट भले ही 17,800 पर फाइनल क्लोज नहीं देखने को मिला, लेकिन ट्रेंड मेरे ख्याल में 17,800 एंड बियॉन्ड का मार्केट ने आज बांधा जरूर है।
जी हाँ, बिल्कुल हर्षदा। और देखिए दो बड़ी बात है, निफ्टी बैंक भले अगर देखें बहुत चला ना हो, लेकिन इट्स डिसेंट क्लोजिंग और अपने दो पिछले लीव्स को मेंटेन किया इसने। और निफ्टी ने आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जो कि है 17,600। वहाँ पुट राइटर्स विजिबल थे वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, याद रख लिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी एक दिन कम का है। और 10 डिमा एक डिफाइंड लो रहा पिछले दो सेशंस का, आज का और कल का। खैर एक दो स्टॉक्स देखिए जहाँ पे सब्सटेंशियल लॉन्ग एड हुए हैं, चोला फाइनेंस, सिंजन, ग्रासिम, SBI लाइफ और ITC। ये 5 ऐसे स्टॉक जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग हैं। और अगर आप जहाँ देखें शॉर्टिंग हुई है, RBL, ट्रेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग, सिप्ला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग हुई। खैर इस कार्यक्रम में आप सभी का मौजूद रहने के लिए राजेश सतपुते जी, राजेश अग्रवाल जी, आशीष बहती जी और आशीष चतुर्मुता जी, आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर राय रखी आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर राय रखने के लिए। खिलाड़ी नंबर 1 में इस हफ्ते कौन विजेता साबित हुआ है, इसका आगाज, इसका खुलासा करने की। और देखिए बहुत ही बढ़िया हफ्ता था, सभी जानकारों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया। समित चौहान लेकिन आगे बढ़ रहे थे, इनफैक्ट पूरे हफ्ते इन्होंने एक अच्छी लीड मैनेज की थी और 26% के रिटर्न्स इनके रहे। इनके ठीक पीछे 19% के रिटर्न्स के साथ मेहुल कोठारी और 14.5% के रिटर्न्स राजन शाह के रहे हैं। तो कांग्रेचुलेशन समित, बहुत ही बढ़िया प्ले। इनफैक्ट समित के जो परफॉर्मिंग ट्रेड्स है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज जाते जाते ग्रेफाइट इंडिया पर इन्होंने वैसे भी कॉल दिया, 1.5% ऊपर था वो काउंटर, ये इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा रहा है। आज इन्होंने अलग से जमुना पर एक तेजी का कॉल रखा था अपने पोर्टफोलियो में। APL अपोलो जैसे ट्रेड्स भी इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा थे। लेकिन इस हफ्ते देखिए जिन ट्रेड्स ने सबसे ज्यादा कमाई इनको करके दी है, एक तो NLC इंडिया यानी कि नेवली लिग्नाइट, 6% के रिटर्न्स इसमें बने। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में 4% की कमाई हुई। महिंद्रा हॉलिडेज, कावेरी सीड और यूफ्लेक्स, ये टॉप ट्रेड्स समित के पोर्टफोलियो के रहे हैं। लेकिन हमारे तीनों जानकारों के जो टॉप ट्रेड्स थे उनमें से एक स्टॉक जिसका जिक्र करना डेफिनेट है, जरूरी है, वो दरअसल है भारत डायनामिक्स। और ये आज राजन शाह के पोर्टफोलियो का हिस्सा। आज BDL ने 13% के रिटर्न्स दिखाए। इस पूरे हफ्ते में भारत डायनामिक्स ने करीब 26% तक के रिटर्न्स दिखाए। तो ये इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस रहा है। समित कांग्रेचुलेशंस, एक बहुत ही शानदार प्ले एंड आई एम श्योर आप राजन को भी कांग्रेचुलेट करेंगे BDL जैसे ट्रेड के लिए। उन्होंने भी एक अच्छा कंपटीशन दिया स्पेशली आज के दिन। ये बताइए, ये जो पोर्टफोलियो आपने बनाया जिसमें NLC, जमुना, ग्रेफाइट, अपोलो, APL अपोलो जैसे ट्रेड्स थे, इनमें से कौन से ट्रेड्स में आपको कन्विक्शन है अगले हफ्ते के लिए भी? शुक्रिया अर्शदा। देखिए इनमें डेफिनेटली जो एक कन्विंसिंग ट्रेड्स रहे हैं वो NLC इंडिया रहा है। बट अभी अगर करंट लेवल पे या नेक्स्ट वीक के लिए अगर कोई स्टॉक्स होल्ड करने हैं तो जैसे मैंने ग्रेफाइट बताया, विद इन दिस स्पेस जो अभी ये बास्केट आपने बताया उसमें ग्रेफाइट हमें काफी अच्छा लग रहा है। और ये इसका जो वीकली चार्ट जैसे पॉइज्ड है, ये स्टॉक में एक अच्छी मूव यहाँ से आ सकती है। जमुना ऑटो, इनफैक्ट ऑटो एंसरीज में जमुना ऑटो और मिंदा कॉप, ये दो स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में थे जिसमें हमने जमुना ऑटो को यहाँ पे पिक किया। बट हैविंग सेड दैट हमें लगता है कि इसके साथ मिंदा कॉप भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और APL अपोलो जो हमने मंडे को और फ्राइडे को 2 बार ये ये वीक में हमने इसको इंक्लूड किया था, वो स्टॉक काफी यहाँ से अच्छा पॉइज्ड है जिसने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट यहाँ से दिया। ओके, तो ये एक बढ़िया ट्रेड्स और आगे कैरी करने वाला ट्रेड NLC है, ऑफ कोर्स APL अपोलो जैसे ट्रेड्स है, ग्रेफाइट तो है ही। भारत डायनामिक्स पर एक टिप्पणी करेंगे। ऑफ कोर्स आपके कॉम्पिटिटर राजन शाह के पोर्टफोलियो में था, लेकिन आज का मूव क्या ये अगले हफ्ते तक लास्ट कर सकता है, कंसिडरिंग इस हफ्ते 26% चढ़ा है ये काउंटर? देखिए ऐसा काफी काबिल तारीफ ये स्पॉट रहा है। मोर देन एंट्री, इसमें जो होल्ड किया उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न्स के लिए इन्होंने होल्ड किया, वो ज्यादा काबिल तारीफ है। क्योंकि एंट्री आपको मिलना बहुत इजी है, बट एग्जिट और आपको कुछ अर्ली एंट्री मिलने के बाद उसमें अच्छे खासे रिटर्न्स के लिए होल्ड करना वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और वहां पे ये इन्होंने होल्ड किया, वो काबिल तारीफ है। हैविंग सेड दैट मेहुल कोठारी, ही इज आल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसका भी परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी अच्छा रहा है। भारत डायनामिक्स की बात करें तो जैसे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक में 2 दिनों से सर्ज आया है, डेफिनेटली ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। बट थोड़ा स्टॉक क्योंकि लास्ट 2 दिनों में लगभग 25% बढ़ चुका है, हायर लेवल्स पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा।
तो अगर 740 760 के रेंज में अगर BDL आपको 1-2 दिनों में दिखता है नेक्स्ट वीक, तो वहां पे थोड़ा एज अ मोमेंटम प्ले आप थोड़ा मुनाफा वसूली कीजिए और वापस एक बार रिविजिट कर सकते हो अगर स्टॉक में कोई एक टाइम वाइज या प्राइस वाइज कंसोलिडेशन या करेक्शन दिखता है तो। शुक्रिया समित एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर। याद रखिएगा जब मंथली विजेताओं का मुकाबला होगा फिर उसमें एक बार फिर समित चौहान शामिल होंगे, उनसे तब भी बात होगी, वरना बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स इन्होंने दिए हैं। 26% तक के रिटर्न्स इनके रहे। और सप्ताह अंत की तरफ हम बढ़ते हुए और इस आखिरी अंश में हम बात करेंगे आज सीधा सौदा की टीम, आशीष और नीरज जी की टीम में आज बड़ा ही क्रिटिकल दिन था। क्या नहीं था आज? क्रूड था, क्या नहीं था आज? वीकेंड था, क्या नहीं था आज? यूएस मार्केट का सस्टेन करना था, क्या नहीं था आज? यूएस मार्केट का डाउ जोन्स का प्लस होना, डाउ जोन्स फ्यूचर्स का प्लस होना, और ऊपर से पॉलिसी। और ऐसे दिन में चोला इन्वेस्ट आशीष ने पिक किया, 8% का ह्यूज स्विंग देखे गया। आरबीएल पर आप देखें यहाँ पे 6.5% का स्विंग मिला, हेस्टर बायोसाइंसेज में लगभग 3.5% का, और JSW इस्पात में अगर आप देखें 2.5% का स्विंग मिला आशीष को। तो ये 4 स्टॉक्स आज आशीष की टीम में एक सब्सटेंशियल मूव देखे गए। जहाँ तक नीरज जी की टीम का सवाल है, यहाँ पे मेटल्स पर उन्होंने फोकस किया था। JSPL देखिए क्या गजब का स्विंग देखे गया, करीब 2.5% का। शालीमार पेंट्स में अगर आप देखें करीब 4.25%, थैंक्स टू क्रूड स्ट्रेट पे अच्छा खासा स्विंग मिला उनको। और JSW स्टील लगभग 4% और इंडिगो पेंट्स लगभग 3%। यानी पेंट्स और मेटल्स ये 2 ऐसे खेमे थे जिस पर नीरज जी ने फोकस किया और एक सब्सटेंशियल मूव उनकी टीम में ये 4 स्टॉक्स देखे गए। बहरहाल इस कार्यक्रम कमाई का अड्डा में इतना ही, और नेक्स्ट वीक शायद बहुत दिनों बाद हर्षदा एक ऐसा वीक पड़ रहा है जब 2 छुट्टियां हैं, तो एक बहुत ही छोटा हफ्ता और मात्र बुधवार तक होगा कारोबार, और वीकली एक्सपायरी जो है वो बुधवार को ही होगी। लेकिन दिलचस्प होगा वो हफ्ता। डाउ आज रात को कैसा क्लोज होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा अगले हफ्ते की पूरी निफ्टी की ट्रैजेक्टरी को डिफाइन करने के लिए। लेकिन हर्षदा छोटा हफ्ता लेकिन दिलचस्प। ऑफ कोर्स, और हम तैयार रहेंगे तो सभी वो एक्शन के साथ वीरू। तो सबको हैप्पी वीकेंड, और आपको भी हैप्पी वीकेंड। सोमवार को फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार।